वॉइस वॉइस आ रही देविंदर आपको? सर गुड मॉर्निंग सर, आ रही है। मेरे को वॉइस नहीं आ रही देविंदर आपकी। हाँ गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है सर मेरी भी। हाँ हाँ, मॉर्निंग बेटा, अब आ गई आवाज आ रही। सर अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हम। आज का टॉपिक क्या है बताओगे आप? क्या हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीजें की थी? बताओ देविंदर, हमने पिछली क्लास में क्या क्या किया था, कुछ आइडिया आपको? पिछली क्लास का जो टॉपिक था आपका क्या था? सीआरपीसी कोड ही चल रहा था? नहीं, आपको पीडीएफ मिल गए थे सारे? हाँ सर, मिले थे सर। मिले थे ना? एक मिनट बस। पढ़ाई कर रहे हो आप अभी कि नहीं कर रहे हो? अब बहुत ज्यादा समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ सर, ये है कि वीडियो वीडियो सब देखता रहता हूँ, कुछ चीज पढ़ता रहता हूँ सर। मैं पढ़ो यार, मेरी बात को कोशिश करता समझो। हूँ। नहीं, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि पिछले साल से बहुत ही टफ है सर, ये इतना आसान नहीं होगा पास कर लेना, ये मुझे पता जो है सर। बच्चे क्लास ले नहीं रहे ना वो फेल होंगे, मेरी बोलिए। जो बच्चे बिल्कुल भी क्लास नहीं ले रहे वो सिंगल सब्जेक्ट भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक को हम थोड़ा स्पीडली कवर करेंगे, ठीक है ना? क्या टॉपिक है हमारा? एक तो ऑफेंडर एक्ट 1958 सीआरपीसी का, दूसरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, ठीक है ना? बेसिकली आपका जो प्रोबेशन एक्ट, ऑफेंडर एक्ट है, इसको स्टार्ट करें हम देवेंद्र क्या, जब तक बच्चे आ रहे हैं? बताओ आप। कर दीजिए सर। ये जो बेटा बच्चे क्लास ले रहे हैं ना, लॉस इनका होगा, आप टेंशन मत लो। आप अपना बेनिफिट देखो बस। मैंने पहले ही स्टार्टिंग एलएलबी फर्स्ट ईयर में भी बोला था कि फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर आते हैं, सेकंड थर्ड ईयर में बच्चे खूब फेल होते हैं अच्छे से। हमने बेल कंप्लीट कर दिया था ना पिछली क्लास में? बताओ देवेंद्र, हमने बेल कंप्लीट कर दिया था क्या? एक सेकंड सर, देख के बताता हूँ। हाँ देख लो आप, बेल वैसे कंप्लीट था, मुझे याद है। हाँ सर, बिल पढ़ाया था सर। हो गया था ना बेल कंप्लीट? अब देखो, आज जो टॉपिक है आपका ऑफेंडर एक्ट, तो ठीक है ना? वॉइस आ रही है रिंकू आपको? हाँ सर। ठीक है बेटा, पढ़ाई चल रही है कुछ घर में? नहीं सर, अभी था नहीं मैं घर में। अच्छा अच्छा बेटा, ध्यान दो यार, फिर ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं करोगे आप। नहीं, वो तो है खैर सर, अभी गया हुआ था मैं जरा बाहर, दिल्ली में नहीं हम्म। था। समझो बात बेटा, पेपर एग्जाम आपके अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बैक लाना क्या आपको एक्सेप्टेबल है? ना 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 बैक ना। आप नहीं है ना फिर? ना। अब देखो आप, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम आज का जो टॉपिक है आपका सीआरपीसी कोड चल रहा था। सीआरपीसी में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमने पढ़ा बेल। बेल कितनी तरह के होते हैं, जो पिछली क्लास के टॉपिक थे। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल एक क्रिमिनल ट्रायल था और एक आपका नॉर्मल ट्रायल था, ठीक है ना? समरी ट्रायल पढ़ा हमने। ट्रायल के बाद जो चीजें कवर अप की हमने, एक मिनट बस। जूनियर जस्टिस 2000 है तो बेसिकली पिछली क्लास में हमने रेफरेंस, रिव्यू, अपील,
ठीक है ना। क्या क्या आपके अपील कितनी तरह के होते हैं सीआरपीसी में, क्या क्या इसकी जजमेंट थी, जजमेंट हो गया। फिर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हमने क्या, और कंप्लीट पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है आपका, बेल। बेल कंप्लीट तक ही कराना है इसको, बताओ बेटा आप। बताओ देवेंद्र, बेल कराना है कि कंप्लीट था हमारा। बता रहा हूँ सर, एक सेकंड। ठीक ठीक। सर बेल शायद नहीं बताया। बेल नहीं बताया, चलो कर लेते हैं बेल आज। बेसिकली आज के क्लास में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे अपना टॉपिक सीआरपीसी। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइडेड हैं शायद कि नहीं, वो देख लेंगे आज क्लास के एंड में, प्रोवाइड कर दूंगा मैं। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की रहेगी, वो मैं बेसिकली 2 डेज के अंदर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। इसके बाद दो 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 बुक रह जाएंगे आपकी, कौन सी। एक तो थ्योरी प्रिडिक्शन एंड लीगल थ्योरी, वो थोड़ा लेंथी, वो पूरे जून चल सकता है। और पूरे जुलाई में क्या चलेगा आपका, टैक्सेशन लो, ठीक है ना। तो हो सकता है पॉसिबली कि मैं आपकी 2 या 3 क्लास एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूं, क्योंकि कोर्स थोड़ा लेंथी है और अभी काफी चीजें पेंडिंग है और मैं छुड़वाना नहीं चाहता एक भी चीज, ठीक है ना। तो देखो बेल बेसिकली होता क्या है, बेल जैसे कोई पर्सन है, उस इनोसेंट पर्सन को गिल्टी फाइंड किया गया है। अब गिल्टी वो एक्चुअली है नहीं, तो उसे क्या चाहिए, बेल चाहिए, फ्री एंड जस्टिस, जस्ट प्रोसीजर चाहिए। तो जो फेयर प्रोसीजर होता है, फेयर प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं हम। अब ये बेल आपका आता है किसमें, देखो बेल आपका सेक्शन 1436 टू सेक्शन 450 में आता है। बेल इन बेलेबल ऑफेंस 436 में आता है कि आपकी बेलेबल ऑफेंस हो सकती है, जैसे आपका छोटा मोटा क्राइम जो 3 साल से कम के पीरियड का है, उसमें आपकी बेलेबल हो सकती है, उसको बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते थे, जैसे हमने किसी का मर्डर किया है, ठीक है ना, किसी के साथ रेप किया है, तो बेसिकली जिनकी जो इम्प्रिजनमेंट होती थी वो थ्री थ्री ईयर से अब होती थी। क्लियर है यहाँ तक। तो बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपका क्या आता है, सेक्शन 437 में आता है। इसके कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया बता रखे हैं बेल के, देखो आप। सबसे पहले अगर कोई ग्रेविटी ऑफ क्राइम है, फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस सीरियस ऑफ पनिश डेथ और लाइफ इन प्रिजन, तो उसके जो बेल है चांसेस वो कम हो जाएंगे। जैसे हमने प्ली पढ़ा था, याद है किसी को, प्ली डबल जेओपार्डी हमने पढ़ा था। और प्ली के बारे में पढ़ा था कि प्ली का एक कंसेशन मिल जाए, सीआरपीसी में सारी चीजें कवर की थी हमने। मेरा जो मेन मोटिव है बेटा, सिविल प्रोसीजर कोड और सीआरपीसी को इतना डिटेल में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका एक रीजन। आपका जो एग्जाम आएगा वो सीआरपीसी और सिविल प्रोसीजर कोड से ही डिफिकल्ट बनेगा, ठीक है ना, इसी के लिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ये हर यूनिवर्सिटी का होता है बेटा, चाहे वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर आईपी यूनिवर्सिटी हो, वो ये पेपर कठिन देते ही देते हैं। इसके बाद देखो बेल के क्या क्या क्राइटेरिया हमने पढ़ा, जैसे किसी का मर्डर है, किसी को डेथ लाइफ इन प्रिजन मिला, तो उसके जो चांसेस है बेल के कम होते हैं। अब जो नेचर ऑफ चार्ज होता है ट्रस्टवर्थी और फ्रिलियस है, ठीक है ना। जो पेनल्टी है ना, हार्नेस और ड्यूरेशन ऑफ टर्म की पॉसिबिलिटी, वो डेथ पेनल्टी ही होगी। इसमें एक प्रोसीजर बता रखा है, ठीक है ना। इसमें बता रखा है कि एक जो अक्यूज है उसके पास एक रिस्क है, फ्ली या रन अवे फ्रीड, पिटिशनर को अलाउ करने के लिए अपने डिफेंस के लिए। अक्यूज की हेल्थ, एज एज जेंडर को कंसीडर करने के लिए, एग्जांपल कोई पर्सन 16 ईयर्स का है तो वुमेन समन जो इल है या फिर फ्री हो सकता है। इससे सर्कमस्टांसेस अराउंड द क्राइम होने चाहिए, नेचर एंड ग्रेविटी। जो पब्लिक इंटरेस्ट और पॉसिबिलिटी है वो क्या, फॉलोइंग डिसएमिनेशन को फेस करें। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद देखो इसके कुछ स्टेजेस बता रखे हैं। सबसे पहला होता है एंटिसिपेटरी बिल, यानी कि आपकी एंटिसिपेटरी बिल फाइल्ड बिफोर द अरेस्ट इज मेड, हमने पिछली क्लास में भी कवर अप किया था। बेसिकली एंटिसिपेटरी बिल के क्या एग्जांपल देना चाहेंगे आप, बताएंगे बेटा देविंदर एक बार।
एंटीसिपेटरी बेल के एग्जांपल हम आपने हमें पिछली क्लास में बताए थे। सर जैसे केजरीवाल जैसे कुछ कुछ केसेस में एंटीसिपेटरी बेल लिया थे, हम्म। और भी जब बहुत आपका सारे लीडर्स प्रूवन ऐसे हैं। गिल्टी नहीं है, आप प्रूफ नहीं हो किसी क्राइम के गिल्टी के, तो आपको बेल मिल सकती है, उसे एंटीसिपेटरी बेल कहें। ठीक है ना। लेकिन कुछ क्राइम ऐसे भी होते हैं जिसमें आपका अरेस्ट होना तय होता है, तो भी हम्म। लोग उसमें कोशिश करते हैं कि वीआईपी अपने पोस्ट का प्रतिष्ठा का फायदा उठा के लोग इस तरीके का बेल लोग एक्वायर करते हैं। हालांकि अब इतना आसान नहीं रह गया है जस्टिस इस तरीके से कोर्ट की जो है, मीडिया ट्रायल पहले हो जा रहा है, इसलिए अब एंटीसिपेटरी बेल भी मिलना ऐसा लगता है कि मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। करेक्ट है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जैसे मैं जेल में हूँ बेटा, ठीक है ना, मेरे फादर की डेथ हो गई, तो मुझे एक दिन की जो बेल मिलेगी उसमें ये बोला जाए कि अपने पापा का जाके क्रियाकर्म करो, तो उस बेल को क्या बोलेंगे? आपको कुछ नॉलेज है इस सर चीज की? सर उस वो एक्चुअली उस तरीके के बेल को पेरोल बोलते हैं, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। पेरोल पे पेरो लोग जाते हैं। बेल है कि पेरोल है सर वो? बेल बेल। अच्छा बेल है सर, वो हम्म। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देते हैं आपका। कुछ तो रिचुअल एक्टिविटी करने के लिए भी जाते हैं, जिनको लाइफ लंबा जिसको सजा हुआ होता है जनरली उसको ये मिल जाता है। हम्म। और कुछ तो आपको जैसे राम रहीम बाबा है, उनको पेरोल मिलता रहता है, सजायाफ्ता मुजरिम को पेरोल मिलता है। और मुझे लगता है सर बेल उनको मिलता है जिनको अभी कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, क्यों ऐसा लगता है सर? करेक्ट है, करेक्ट है पेरोल बेटा, उनको काफी मिलता करेक्ट है। है, पेरोल उनको मिलता है जो कन्विक्टेड हो चुके हैं, जिनको हम्म। सजा मिल चुकी है और सजा काट रहे हैं, है ना सर? हम्म। और बेल उनको मिलता है जिनका अभी कन्विक्शन नहीं हुआ, प्रूव नहीं हुआ है, अभी फिर भी वो साक्ष्य को छेड़े नहीं, कुछ करे नहीं, इसके लिए उनको जेल में रखा जाता है, तो उनको बेल देते हैं। करेक्ट है बेटा, आगे चले हम। अब देखो, एंटीसिपेटरी बिल आपका ग्रांट और रिजेक्ट किस कंडीशंस पे किया जाएगा? एक्यूजिशन की एक नेचर को देख के, अप्लीकेंट के एंटीस्टेंडेंट। एंटीस्टेंडेंट मतलब कहने का क्या मतलब होता है, आइडिया बेटा? सीमा, आपको कुछ आइडिया है एंटीसिटेंडेंट्स का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट्स सर वो जो या तो जो उनसे पहले जैसे सक्सेसर और प्रीडिसेसर होते हैं ना। पहले के कि बाद में? जैसे मेरा बेटा कि पहले मेरा बाप, पहले वाले मेरे पापा जी, अम, ऐसे? पापा जी, हाँ जी। करेक्ट है देवेंद्र, क्या ये चीज एंटी स्टैंडर्ड्स? एंटीसीडेंट्स यही होते हैं, और प्रीडिसेंट्स एंटीसीडेंट एंड का एंटी मतलब कुछ और होता है बाद सर। वाले बाद वाले। क्या? एंटीसीडेंट का मतलब, अच्छा, ओके, मुझे नहीं पता, बताइए। एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है सर कुछ उम्मीद करना शायद, जहाँ तक मुझे याद आता है, ये कुछ वो तो एंटीसिप संभावना वो के तो ऊपर। नहीं नहीं वो तो एंटीसिपेशन ठीक है होता है सर। हाँ नहीं नहीं ठीक बोल रही हैं आप। एंटीसीडेंट्स का एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वर्ड सुने हुए हैं, कई बार यूज भी किए हैं, लेकिन अभी इस मौके पे याद एंटीसीडेंट नहीं आ एंड रहा है प्री, क्या। हाँ जी, एंटीसीडेंट पहले एंटीसीडेंट वाले। का मतलब ही होता है शायद एप्लीकेंट्स हम्म। में कुछ समझ नहीं, नहीं आ रहा है कि बेटा इसको होगा कहाँ से सर। बनाया सर। सर आप कह रहे हैं ना बाप, फादर या सन, हम्म। तो ये हम्म। सन होना चाहिए मेरे ख्याल से। सन है बेटा, सन है। वो हाँ जो जी, हाँ जी, क्योंकि सक्सेसर होते हैं ना एंटीसिपेट। उनके लिए। हाँ जी, तो हाँ मैं जी। बेसिकली अगर कोई एप्लीकेंट के सक्सेसर को देख के, यानी कि अगर उसका बच्चा बहुत छोटा है या फिर उसकी वाइफ गर्भ मतलब पेट से है, तो इस केस में एंटीसिपेटरी बिल प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद देखो, एप्लीकेंट फ्लीइंग फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस। फ्लीइंग यानी कि आजाद होने का, कितनी जल्दी वो आजाद हो सकता है। इसके बाद लास्ट का कह रहा है, वेदर द एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजरिंग और ह्यूमिलेटिंग द एप्लीकेंट बाय हैविंग हिम अरेस्ट। कहने का मतलब है एग्जीक्यूशन का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जो इंजरी, और ये देखा जाएगा कि जो अरेस्ट किया जा रहा है वो जो सेकंड पर्सन जिसके साथ क्राइम हुआ है, ठीक है ना, बेसिकली, तो उसकी इंजरी और ह्यूमिलेट कितना हो रखा है उसके हिसाब से उसको अरेस्ट किया जाएगा। अब इसमें केस वो रखा है, बालचंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि जो एंटीसिपेटरी बिल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर है, वो यूज्ड सेपरिंगली किया जाएगा। सेपरिंगली यानी कि जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये पावर कोई अनगाइडेड नहीं है, इसको रीड किया जाएगा लिमिटेशन के हिसाब से। लिमिटेशन एक्ट हमने पढ़ा था बेटा सिविल प्रोसीजर कोड में। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली टाइम पीरियड होता था जिस टाइम पीरियड में हम अप्लाई करते थे कोर्ट के लिए।
बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है वो नॉट लेस देन 3 इयर्स होता है, हमने पढ़ रखा है इस चीज को। पिटिशनर एक स्पेशल केस बना सकता है इस प्रोविजन के हिसाब से कि जो जो ग्रांट किया जाएगा। अब देखो इसके बाद बेल ऑन सर अरेस्ट होता है। मैं थोड़ा हाँ सा एक सेकंड हाँ रोकूं बेटा। सर। एंटीसीडेंट का मतलब वो नहीं होता है सर कि क्या? एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो जो बेल मांग रहा है ना सर, उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री देखना। करेक्ट है। मतलब मैं अगर बेल मांग रहा हूँ तो मेरा हिस्ट्री देखा जाएगा, मेरा रिकॉर्ड कैसा है, मैं अच्छा आदमी रहा हूँ या वाकई में लिटरली बुरा आदमी रहा हूँ। अगर मेरा हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री या मेरा रिकॉर्ड, जो करेक्टर रिकॉर्ड है वो खराब है, तो मुझे वो बेल नहीं मिलेगा सर, एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है आपका बैक हिस्ट्री, आपका करेक्टर। करेक्ट है। मुझसे कंफ्यूजन हो गई बेटा, ऐसे लिखा है ना सी में, सी के लिए। अब देखो बालचंद केस वर्सेस सुप्रीम, क्योंकि हमने पढ़ा है ना प्री डिसीडर और एंटीसीडर हाँ, सी वो के लिए। तो प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर हो गई ना सर। ये एंटीसीडेंट कोई इंसिडेंट जैसे पहले हुआ है। हम्म अब देखो बेसिकली बालचंद केस हमने रीड कर लिया। अब आता है बेल ऑन अरेस्ट। बेल ऑन अरेस्ट ये बेसिकली फाइल कब किया जाता है? एक्यूज पर्सन के अरेस्ट के बाद। कहने का मतलब है जैसे मेरा फ्रेंड है, उसने छोटी सी थेफ्ट किया, उसने चेन को चोरी कर लिया। अरे चेन स्नेचिंग की मेरे फ्रेंड ने। अब मैं उसका फ्रेंड हूँ तो मैं पुलिस स्टेशन में गया उसकी बेल के लिए। तो बेल के लिए मैंने एक एप्लीकेशन लिखा। पुलिस ऑफिसर ने कहा आपको इतना अमाउंट फाइन पे करना है, मैंने फाइन पे किया। पे करने के बाद जो मेरा फ्रेंड है उसको बेल मिल गई, तो उसको क्या बोला जाएगा? बेल ऑन अरेस्ट। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आगे चलूं मैं? सर फाइन नहीं, वो मुचलका बोलते हैं उसको उर्दू के लफ्ज में। एक बॉन्ड होता है कि इन हम्म केस अगर जरूरत पड़ा या कहीं कुछ बात हुई और आप हाजिर नहीं होंगे दोबारा, तो आपको वो उतना पैसा पेनाल्टी के रूप में भरना पड़ेगा। उसको करेक्ट है। न्याय के भाषा में मुचलका बोलते हैं, और नहीं तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। हम्म अब देखो फिर थर्ड पॉइंट आता है बेल फॉर कन्विक्ट। बेल फॉर कन्विक्ट क्या है? बेसिकली फाइल किया जाता है पोस्ट कन्विक्शन बाय द कोर्ट। एन अपील लाइज अगेंस्ट द सेम एंड द अक्यूज एंड बीज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट हैज प्रिफर्ड एन अपील, द अक्यूज कैन अप्लाई टू द एप्लीकेंट कोर्ट फॉर द बेल। कहने का मतलब है जैसे अक्यूज बेल फॉर कन्विक्ट है। कहने का मतलब है जैसे कि मैं अरेस्ट, मुझे अरेस्ट कर दिया गया, तो मैं अपीलेटेड कोर्ट से अपील कर सकता हूँ किसके लिए? बेल के लिए। जो मैं अपीलेटेड कोर्ट से अपील करूंगा बेल के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? बेल ऑन कन्विक्ट बोला जाएगा। आगे चलूं बेटा मैं आप। इसके बाद देखो इंटरिम बेल होता है। इंटरिम वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटरिम एक वर्ड है जो इसका मीनिंग होता है इट इज रिजल्टेड विद इन, मतलब जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। Interim word is basically used when there is a meeting held and the result declared in between the meeting। कहने का मतलब है इंटरिम वर्ड आपका कहाँ यूज किया जाता है? जब आपकी मीटिंग चल रही है और चलते समय बीच में कोई रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको इंटरिम बोला जाता है। जैसे आपका इंटरिम डिविडेंड होता है, ठीक है ना। कंपनी लॉ का टॉपिक है, जब आप एलएलबी थर्ड ईयर में कंपनी लॉ पढ़ोगे तो इसमें एक टॉपिक आएगा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कहने का मतलब है जो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है ना। बीच में यानी कि मीटिंग चल रही है, विद इन द पीरियड्स ऑफ मीटिंग जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। तो सेम आपका इंटरिम बेल क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है और कोर्ट केस के बीच में अगर कोर्ट ने आपको कोई बेल दे दी तो उसको क्या बोला जाएगा? इंटरिम बेल बोला जाएगा। बेसिकली कहीं डिफाइन नहीं किया गया सीआरपीसी में, पर इंटरिम बेल क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होने से पहले और अपील के बाद, ठीक है ना। अपील के बाद और जजमेंट होने से पहले कोई भी बेल आपको प्रोवाइड की गई उससे इंटरिम बेल बोला जाता है, ठीक है ना। अभी बेसिकली केजरीवाल कॉन्सेप्ट। का केस अभी जो है ना सर, जो हाँ केजरीवाल का वो केस है, ये अंतरिम बेल ही है सर, जो 2 तारीख को फिर वेरी उनको गुड। सरेंडर करना है। करेक्ट है। फिर तो उसको फिर से दोबारा से जेल हो जाएगी क्या बेटा देवेंद्र? हाँ सर, वो फिर जेल में 2 तारीख को उसको प्रचार प्रसार करने के लिए सर अंतरिम बेल उसको मिला हुआ है 1 तारीख तक। दो हम्म तारीख को उसको फिर जाके जेल में रिपोर्ट करना पड़ेगा सर, तिहाड़ में। अब देखो बेसिकली इंटरिम बेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि आपका शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, ठीक है ना।
इसके बाद ही जो एप्लीकेशन है रेगुलर बेल की पेंडिंग होनी चाहिए। इट इज इशूड व्हाइल एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग इन द कोर्ट। कहने का मतलब है जब आपका पेंडिंग है एंटिसिपेटरी बिल और रेगुलर बेल, तो उस समय इंटरिम बेल के लिए अपील किया जा सकता है। मतलब आपको एंटिसिपेटरी बिल नहीं मिली ना रेगुलर बेल मिले तो हम इंटरिम बेल के लिए अपील कर सकते। अगर एक बार बेल एक्सपायर हो गई तो ऑफेंडर को अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट अ वारंट। जरूरी नहीं है वारंट, हमने पढ़ा ही था वारंट क्या होता है, कोर्ट की परमिशन लेना, मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके किसी को अरेस्ट करना। इसके बाद देखो आप, कोई सेट प्रोसीजर नहीं इंटरिम बेल को कैंसिल करने का। ठीक है बेटा। अब रुक्मणी महातो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में क्या बोला गया है, मिस यूज, कहने का मतलब अगर कोई मिस यूज करेगा ना इंटरिम बेल का तो उससे एक्सट्रीम डिसप्लेजर गारंटी प्रोवाइड की जाएगी, गारंटी। और मतलब उसको अलग से एक फिर सजा दी जाएगी, ऐसे समझो आप। ठीक है ना, इंटरिम बेल का कोई अगर मिस यूज करेगा। इसके बाद सेकंड केस लॉ बोला गया परमिंदर सिंह वर्सेस ओआरएस। ओआरएस कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ओआरएस एक बार गूगल में सर्च कर लेना, पर ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें बेसिकली ऑनेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बता रखा है, जो इंटरिम बेल है वो बेसिकली जब आपका कोई चांस नहीं है प्रोसिक्यूशन एस्केप करने का, जब फिर आपके पास कोई चांस नहीं है डिफेंडेंट को एविडेंस प्रोवाइड करने का, ठीक है ना, और जब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी क्वेश्चनिंग का, और एंटिसिपेटरी बिल को बार बार दोबारा से रीडिस्ट्रीड्यूल किया जा रहा है, तो इंटरिम बिल प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे अरविंद केजरीवाल के केस में वो आता है कि अक्यूज को प्रोसिक्यूशन से escape भाग नहीं सकता था। डिफेंडेंट जो थे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी डिपार्टमेंट, वो एक प्रॉपर वो नहीं दे पा रहे थे, एविडेंस नहीं दे पा रहे थे कि केजरीवाल मुजरिम है, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो रही थी, ठीक है ना, क्वेश्चनिंग की। तो इसी बेसिस पर उसको इंटरिम बिल प्रोवाइड कर दी गई थी। इसके बाद देखो कैंसिलेशन ऑफ बेल, बेसिकली कौन सा ऐसे ग्राउंड है जिसमें आपकी बेल को कैंसिल किया जा सकता है। सबसे पहले अक्यूज ने अब्यूज करा फ्रीडम बाय एंगेजिंग सिमिलर इलीगल एक्शन। कहने का मतलब है कोई अक्यूज पर्सन है, उसको जेल में ले गए गए, अब जेल में जाने के बाद वो कुछ गलत हरकत कर रहा है किसी जेलर के साथ, जेलर के साथ मारपीट करता है, कुछ करता है, तो उस केस में उसको बेल प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस को बेकार कर रहा, मतलब उसको बार बार रोक रहा है, मतलब कराना नहीं चाहता अपने ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, तो उसको बेल प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एविडेंस को छुपा रहा है, टैंपरिंग यानी कि छुपाना या लॉस्ट करना, गुम कर देना, ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली विटनेस नहीं प्रोवाइड करना, आपको बेल नहीं मिलेगी। विटनेस को किसी मतलब इन्वेस्टिगेशन में विटनेस को थ्रेटन करना यानी कि धमकाना, उसमें भी आपको बेल नहीं मिलेगी। एस्केप करना अदर नेशन एग्जिट, कहने का मतलब है आप किसी और नेशन में चले गए या प्लानिंग कर रहे हैं जाने की, तो बेसिकली आपको बेल नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, इंटरिम बेल में आपने सोचा कि मैं बाहर चला जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद देखो आउटसाइड द रीच ऑफ सीओटी के पास गया हूं तो भी मेरे पास बेल नहीं मिलेगी। मैंने कोई डिडक्शन को अवॉइड किया है अंडरग्राउंड से, तो भी मुझे बेल नहीं मिलेगी। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं अब। बताओ बेटा सीमा, देवेंद्र, रिंकू, आगे चले हम। यस सर, चलिए चलिए। तो आज का टॉपिक बेटा मुझे कराना है क्योंकि मैंने 4 क्लासें ले ली सीआरपीसी में। ठीक है ना, मैंने सीमा पहले ही कहा था क्लास के स्टार्टिंग में, आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की कुछ पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा, और जो सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है उसको आप रीड कर सकते हो। टेंशन मतलब पेपर इजी आएगा, बस सीआरपीसी और सिविल प्रोसीजर कोड को अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है ना, इनके सीक्वेंस हो गए, सेक्शन नंबर मैंने प्रोवाइड कर ही रखे हैं आपको, इसका भी प्रोवाइड कर दिया था पिछली क्लास में, एक बार देख लेना आप, लास्ट क्लास में दिखा दूंगा मैं। इसके बाद देखो जो टॉपिक आता है आपका, आज का जो मेन टॉपिक है वो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। ठीक है ना, बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपका बेटा 2000 ही एप्लीकेबल है, बट जो 2000 का पीडीएफ है 2015 के बिल्कुल सिमिलर है। मैं दोनों पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आपको जो सा अच्छा रहेगा वो कर लेना। ठीक है ना, दोनों ही सेम है यार, कुछ अलग नहीं हो सकता। सर वो प्रॉब्लम तो वही आ जाती है ना सर, वो सेक्शन नंबर डिफरेंट हो जाते हैं।
अभी दिखाऊंगा ना बेटा सीमा, आप देख लेना, ठीक है, लास्ट क्लास में। अभी टॉपिक है हमारे, अभी ऑफेंडर एक्ट भी करेंगे हम, ऑफेंडर एक्ट के बाद ही आएगा जुवेनाइल जस्टिस। और उसमें कुछ ज्यादा नहीं सीमा, मुश्किल से 2 पेज का है, और वो 2 या 3 पेज का है, ज्यादा नहीं। देखो आप, सेक्शन 451 टू 459 क्या कहता है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजल? किसी को आइडिया बेटा? देवेंद्र आपको आइडिया? सीमा, डिस्पोजल का मीनिंग क्या होता है? सेल कर देना सर। वेरी गुड। देवेंद्र, क्या होता है डिस्पोजल का मीनिंग? आपको आइडिया है इसके बारे में कुछ? सर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर विवाद हुआ है सर, हाँ। तो उसका कैसे निपटारा किया जाए, हम्म। है ना। अगर वो अंडर कंसिडरेशन है, कोर्ट के पास है, तो उसी का डिस्पोजल हो सकता है। उसी में जी एक बोल रही है कि किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देना, हमने या वाट स्पेसिफिक कोर्ट की। रिलीफ एक्ट 1963 पढ़ा था एलएलबी फर्स्ट ईयर में, आपको आइडिया हो तो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मनीष वॉइस आ रही है आपको? वॉइस आ रही है मनीष? देवेंद्र जी, जैसे किसी भी केस को खत्म कर देना डिस्पोज ऑफ होता है ना शायद। हाँ हाँ मैडम सही बोल रहे हैं, वही 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 मैं कहना चाह रहा था। है जैसे ना? किसी हाँ केस, जी, कोई हाँ केस जी। चल बेसिकली रहा है, हमने मैंने बोला ठीक ना ठीक, विवाद का हाँ जी। निपटारा कर देना। निपटारा मतलब डिस्पोज ऑफ करना। बेसिकली हाँ देवेंद्र जी, हाँ हमने जी, बिल्कुल। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेटा 1963 पढ़ा था एलएलबी फर्स्ट ईयर में। तो इसमें एक टर्म आया था रिकवरी ऑफ, मतलब स्पेसिफिक रिलीफ में जो सेक्शन 5-6 था, वो मूवेबल और रिमूव प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने था, मतलब बेदखल करने देना प्रॉपर्टी से बिना उसके परमिशन के। तो कब तक वो प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकता है? 2 साल तक ले सकता है, जब तक उसको नॉलेज है, ठीक है ना। तो बेसिकली डिस्पोजल क्या होता है, आपका मीनिंग एकदम करेक्ट है कि प्रॉपर्टी से उसको डिस्पोज कर देना है, उसका निपटारा कर देना है, यानी कि उसको एंड ऑफ कर देना है, कम्स टू एंड कर देना। तो चैप्टर 34 और सीआरपीसी 4 काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करता है। कौन कौन सी? जिसने कोई ऑफेंस को कमिट किया है, किसी प्रॉपर्टी ने कोई प्रॉपर्टी में ऑफेंस कमिट हुआ है, किसी प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस किया गया कोर्ट से पहले, और किसी प्रॉपर्टी पुलिस कस्टडी के अंडर, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन किया गया है? या तो आर्टिकल्स पाए गए हैं पर्सन को अरेस्ट करते समय, या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन जब इंक्वायरी हुई उसके घर की, तो घर में कोई आर्टिकल प्रोवाइड किया गया, या फिर कोई आर्टिकल को स्टोलन किया गया, ठीक है ना। अब बेसिकली देखो आप, इसमें प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया है। अगर कोई प्रॉपर्टी प्रोड्यूस है ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल, तो बेसिकली वो क्या होगा आपका, डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है ना। उसका जल्दी से जल्दी, मतलब जल्दी से जल्दी केस जैसे एंड होगा, केस एंड होने के बाद उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कोई ऑफेंस अगर अकर हुआ है तो उसको यूज किया जाएगा किसी ऑफेंस के लिए। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? हाँ जी सर। अब देखो आप, बेसिकली सेक्शन 452 क्या कहता है, जो कोर्ट के पास एक ऑर्डर है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का, जब कोई ट्रायल या इंक्वायरी होगी और उसमें क्रिमिनल कोर्ट को कंक्लूड किया गया, तो जो डिस्पोजेबल है, डिस्ट्रक्शन से कन्फाइस कर लिया, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, डिलीवरी किया गया किसी और पर्सन को, तो बेसिकली कोर्ट से पहले बिफोर प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है डिस्पोज का बेटा टॉपिक? आगे चलूं मैं? बताओ बेटा सीमा, देवेंद्र, मनीष, आगे चले यस हम? सर, यस सर। अब देखो, अब आता है आपका टॉपिक इरेगुलरिटीज इन प्रोसीडिंग। अब ये इरेगुलरिटीज बेसिकली है क्या, ठीक है ना। कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए सेक्शन 460 से 466, कुछ 9 काइंड्स ऑफ इरेगुलरिटीज है। अब ये 9 काइंड्स क्या है? बेसिकली जो मजिस्ट्रेट है उसके पास कोई लॉ की पावर नहीं है, ठीक है ना। तो देखो आप, क्या इरेगुलरिटीज इन प्रोसीडिंग। सबसे पहले, अगर कोई सर्च वारंट इशू कर रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किसी ने इंक्वेस्ट यानी इन्वेस्टिगेशन ही किया बेटा, इंक्वायरी, जो 176 की बात कर रहा हूँ, वो इंक्वायरी। इसके बाद किसी किसी ने प्रोसेस को इशू किया है, ठीक है ना, या फिर कोई कॉग्निजाइंस ऑफ ऑफेंस करा रहा है,
कोई मेक ओवर केस कर रहा है, ठीक है ना, या फिर किसी ने रिकॉल किया केस को या फिर प्रॉपर्टी को सेल किया, तो बेसिकली किस में आएंगे, आपके इरेगुलरिटीज इन प्रोसीडिंग में आएंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है ना। इसके बाद देखो मजिस्ट्रेट के पास कुछ कई पावर्स नहीं है, किस फॉलोइंग कंडीशन में, कि जब आप प्रॉपर्टी को जोड़ रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है ना, प्रॉपर्टी आपकी कस्टडी में है, सर्च और वारंट फॉर अ डॉक्यूमेंट में, या फिर कोई सिक्योरिटी की डिमांड की गई है पीस को रखने के लिए, कोई सिक्योरिटी की डिमांड की गई गुड बिहेवियर के लिए, कोई बॉन्ड कैंसिल किया गया है, कोई ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बस। ये सारी की सारी प्रोसीडिंग क्या होंगी आपकी, वॉइड होंगी। आगे चलूं मैं देविंदर, सीमा, मनीष, बताओ बेटा, रिंकू। यस सर। सर बताओ ये देविंदर। इस तरीके की जो है ना सर इरेगुलर प्रोसीडिंग्स होती हैं, अगर हम्म, मजिस्ट्रेट के पास वो पावर नहीं है फिर भी जारी कर देता है, इस सबके ऊपर अपना हम्म, ऑर्डर्स दे देता है, वही बता रहा है हम्म, ना सर। इफ द मजिस्ट्रेट हाँ हु इज करेक्ट नॉट है। एम्पावर्ड बाय लॉ ऑन दिस बिहाफ डज एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, अगर इसमें से कोई भी हरकत करता है तो वो कॉल होगा इरेगुलरिटीज के रूप में, वो प्रोसीडिंग गलत मानी जाएगी, यही है ना सर। करेक्ट करेक्ट है बेटा। अब मैं आगे चलूं। अब देखो लास्ट के 2 टॉपिक रह गए सीमा, फिर आपका सीआरपीसी पूरा कंप्लीट है बेटा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि 11 बजे तक कंप्लीट करा दूं इसको आज ओके सर। सीआरपीसी, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट स्टार्ट कर ले। अभी आपकी 3 बुकें बाकी रह गई हैं बस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ज्यूरिसडिक्शन एंड लीगल थ्योरी, एंड लास्ट का टैक्सेशन लॉ, ठीक है ना। टैक्सेशन लॉ कराना है, टैक्सेशन लॉ करा दो। टैक्सेशन लॉ ये बेटा मैं जल्दी और अच्छे तरीके से कराऊंगा, स्कोरिंग भी। इंटरनेशनल लॉ या फिर हम वो करेंगे अगर इंसॉल्वेंसी, तो उसमें दिमाग खराब होगा, उसमें रट्टाफिकेशन ज्यादा होगा, तो आपकी चॉइस है सीमा, ठीक है ना। उसमें क्या है ना, टैक्सेशन लॉ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है आपको, अगर जैसे ग्रेचुटी का हाईएस्ट अमाउंट पता है तो आपके पास है, आप जल्दी से टिक कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें देखो आईटी अपनी भी ठीक है आएगा सर। सर, क्या, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भी इसमें आएगा सर। हाँ जी आएगा बेटा, मैं सब पढ़ाऊंगा ठीक है अच्छे सर। से, मैं टैक्स का ही टीचर हूँ, ठीक है ना। अच्छे से एकदम ठीक डिटेल में पढ़ाऊंगा, और इतने बढ़िया नोट्स ठीक दूंगा ना, आप भी कहोगे कि बहुत अच्छे से बताया। उसमें आपको जैसे फॉर्म 16 क्या होता है, सैलरी स्लिप कैसे ड्रू किया जाता है, टीडीएस क्या होता है, ठीक है ना। तो कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगवाऊं इस जून के महीने में, क्योंकि एक्चुअली मैं हूँ थोड़ा फ्री बेटा अभी, ठीक है ना। 2 घंटे के लिए फ्री हूँ, जो मॉर्निंग का 2 घंटे का स्कूल होता है मेरा, तो 2 घंटे ही फ्री, तो मॉर्निंग में ही क्लास लगाऊंगा, ठीक है देविंदर। और मैं 9 से 11 के बीच में लगाऊं सैटरडे क्लास अपकमिंग, तो चलेगा कि नहीं चल पाएगा। चलेगा सर, बाकी लोगों का तो क्या पता सर, सीमा मैम शायद अटेंड कर ले। करोगे सीमा की जॉब होती है आपकी। नहीं सर, कर लेंगे। अब बेसिकली बेटा मुझे कोर्स पूरा कंप्लीट कराना है ना इसी के लिए, और जुलाई के एंड तक बोला गया है, तो पूरी कोशिश है, ठीक है ना। अभी नहीं, इस सैटरडे तो मुश्किल है, इस सैटरडे के बाद जो सैटरडे आएगा ना उसमें हो सकता है, ठीक है ना। इस सैटरडे नहीं कराऊंगा मैं, अगले सैटरडे, और जून में 2 या 3 तो ले लूंगा एक्स्ट्रा क्लास। अब देखो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, बेसिकली देवेंद्र मैंने सब कुछ कराया, मैंने एक सिंगल टॉपिक, एक सुई के धागे जितना टॉपिक नहीं छुड़वाया, ठीक है ना। आप अगर बुक प्रोवाइड कर दोगे तो पूरा बेयर एक्ट ही मैंने पढ़ा है, शॉर्ट में पढ़ा, बस पढ़ाया जरूर। अब पढ़ना बेटा आपको है, एलएलबी सेकंड ईयर कठिन होता है, मैं अभी भी समझा रहा हूँ, स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। एलएलबी थर्ड ईयर तो और कठिन होगा इससे, जब कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, सस्टेनेबिलिटी, ये सब क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में डराता नहीं था फर्स्ट ईयर में आप सबको, बस मैं एक हिंट देता था कि एलएलबी फर्स्ट ईयर में स्कोर कर लो, सेकंड थर्ड ईयर कठिन है। हाँ मेरी बात को बिलीव करते नहीं थे बच्चे, अब जब कठिन आप पेपर देखोगे, जब आएंगे तो अब आपको पता चलेगा कि एलएलबी कठिन होती है भाई, एलएलबी में भी जल्दी जल्दी पास नहीं करते। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, अभी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंडर एक्ट। ऑफेंडर क्या होता है बेटा, किसी को आइडिया है इसमें इसमें
सर अपराधी को ऑफेंडर बोलते हैं सर, जो अपराध करता है, क्राइम करता है, जिसके ऊपर तो आरोप लगा है कि प्रोबेशन इसने काम मतलब क्या किया है उसको। बेटा? प्रोबेशन में समझा नहीं ये बात है देवेंद्र। प्रोबेशन का ऑफेंडर मीनिंग को क्या? ऑफेंडर को एक्यूज। कुछ ऑफेंडर को कुछ वो देना, रिलीफ। ऑफेंडर बेटा एक्यूज होता है, हाँ ठीक है जी, ना? एक्यूज को रिलीफ देना। तो बेसिकली देखो, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कहता क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या आप पढ़ सकते हो, 360 सीआरपीसी में सब मेंशन है कि यंग पर्सन को जो जेल में जाने से बचाने के लिए, मतलब यंग पर्सन ने किसी इग्नोरेंस की वजह से या किसी लव के चक्कर में किसी का मर्डर या किसी के साथ क्राइम किया, तो बेसिकली जो मर्डर एंड क्राइम किया उसको बचाने के लिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट बनाया गया। अभी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट बेसिकली बोल क्या रहा है, टू प्रिवेंट यंग पर्सन फ्रॉम बीइंग कमिटेड टू जेल, जेल से जाने के लिए, बचने के लिए, ठीक है ना? जैसे कोई 18 साल का लड़का है, अब उसने ड्रिंक कर रखी है, ड्रिंक करके उसने किसी को एक्सीडेंट कर दिया। अब जब बेसिकली अगर उसने एक्सीडेंट किया है किसी का, जिसका एक्सीडेंट हुआ जख्मी है, तो खैर उसको बेल मिल सकती है, बट उसने एक्सीडेंट से पूरा ही उसका मर्डर कर दिया, उसका डेथ हो गई दोनों पर्सन की, तो इस केस में बेसिकली उसको बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। उस केस में आपका ऑफेंडर एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना? तो बेसिकली आपका जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट यही कह रहा है कि प्रिवेंट करेगा यंग पर्सन को जेल से जाने से बचने के लिए। अब इसमें केस है जुगल किशोर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये बेसिकली क्या क्या रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है प्रोविजन को, प्रिवेंट करेगा यूथफुल ऑफेंडर को कि क्रिमिनल में ना जाए, ठीक है ना? या फिर मेच्योर एज में इनको कोई अंडर को इम्प्रिजनमेंट और जेल। कहने का मतलब है जैसे जो माइनर 18 ईयर्स से पहले, उनके लिए ऑफेंडर बनाया गया है, ठीक है ना? जुवेनाइल जस्टिस और ऑफेंडर एक्ट दोनों किसके लिए? माइनर के लिए, ठीक है? तो बेसिकली माइनर में कोई अगर क्राइम करता है तो उसको मेजर होने के बाद कहाँ डाला जाता है? जेल में डाला जाता है। जेल में उसकी इम्प्रिजनमेंट होती है, यानी कि उसकी जो साल वो सजा है उसकी बेटा ईयर्स की, वो एक्सटेंड कर दी जाती है, ठीक है ना? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब बेसिकली इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं। सबसे पहले मॉडिफाई किया गया कि एक रिहेबिटेशन होने चाहिए सोसाइटी में, उसको जुवेनाइल ऑफेंडर में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रॉपर नोटिस विद एडवाइस और वार्निंग सब्सेक्टेड होना चाहिए, सस्पेक्टेड होना चाहिए कमिटेड एन ऑफेंस के लिए जो पनिशेबल हो। इसमें बेसिकली बोल रखा है 2 या 2 से ज्यादा साल का नहीं होना चाहिए, विद फाइन या फिर बोथ। इसके बाद एक्ट क्या डिमांड करता है कि कोर्ट कंपनसेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन मांग सकता है, ठीक है ना? वो मतलब एक्ट क्या डिमांड करता है कि कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि जो माइनर है, जो यूथफुल पर्सन है, यूथ है, उसको एक कंपनसेशन या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, लास्ट में फोर्थ है कि जो कोर्ट है वो फ्री कर सकता है प्रिजन को ऑन प्रोबेशन इन गुड बिहेवियर इफ द क्राइम supposedly perpetrated and it is not punishable by death or imprisonment for life। कहने का मतलब है कि ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है कोर्ट को, बेसिकली कि जो पर्सन, ठीक है ना, जो यूथ है, उसको कोई इम्प्रिजनमेंट जेल नहीं हो सकती, ठीक है ना? अगर उसने जो क्राइम किया है वो गुड बिहेवियर में, मतलब जो प्रिजन है उसका कोई गुड बिहेवियर था, तो उसको कोई डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होगा, वो किसी पर्सन के अंडर सुपरविजन में रहे, ठीक है ना? जैसे हम माइनर में करते हैं बेटा, माइनर को सीधा जेल, तिहाड़ जेल में डालते हैं, उनके लिए एक अलग से का वो बनाया गया। जैसे ऑर्फन हाउस होते हैं, अनाथालय होते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से जेल होती है, बच्चों वाली होती है। इसके बाद ये एक्ट क्या क्या प्रोवाइड करता है, देखो, जज को प्रोवाइड करता है मॉडिफाइड टर्म्स बेल करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है 21 ईयर्स के लिए, ठीक है ना? कोर्ट को पावर करेगा कि वारंट टू अरेस्ट सम्मन के लिए। इसके बाद एक्ट एम्पावर करता है जज को सेंटेंस डिफेंडेंट को जेल से जाने के लिए, सेंटेंस करने के लिए। इसके बाद देखो, जो एक्ट ऑफर करेगा सिग्निफिकेंस फंक्शन फॉर प्रोबेशन ऑफिसर टू सपोर्ट द कोर्ट। कहने का मतलब है प्रोबेशन ऑफिसर्स को प्रोवाइड करेगा
कि कोर्ट को सपोर्ट करें और ओवरव्यू करें प्रोबेशनर्स को, किसके सुपरविजन में। अब बेसिकली बेटा देखो आप, ये कुछ केसेस हैं जैसे हमने पढ़ा था, याद करो, हमने आईपीसी पढ़ा था एलएलबी फर्स्ट ईयर में, याद है बेटा? देवेंद्र सीमा आईपीसी की भूल गए? ये सर थोड़ा बहुत। तो आईपीसी में बेटा किडनैप एंड अबडक्शन था, याद करो, ठीक है ना? तो बेसिकली आपको कोई किडनैप या अडॉप्शन किया, कोई माइनर है उसने छोटे बच्चे का किडनैप किया, तो उसमें प्रोबेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट है ऑफेंडर का, और ये कहाँ इंक्लूड नहीं होते, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो बेसिकली देखो आप, कहाँ कहाँ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अप्लाई नहीं होता, एसीबी में नहीं होता, सेक्शन 304 में नहीं होता, एनडीपीएस। ये जो एसीबी और एनडीपीएस है, ये बेटा रेप के केस है, ठीक है ना? इसके बाद सेक्शन 304A 325 और आईपीसी सेक्शन, ये सारे आईपीसी के हैं बेटा। किसके हैं? सेक्सुअल हरासमेंट के, मैं बोलता रहता हूँ। आईपीसी बेसिकली एलएलबी फर्स्ट ईयर में अभी चल ही रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ आईपीसी, ठीक है ना? तो सेक्शन 325 ये सारी चीजें क्या आती है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, रेप हो गया, सिडोमी हो गया, किडनैपिंग हो गया, अबडक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें आती है किसमें? आईपीसी में आती है। और ये जो सारे सेक्शन है, अगर कोई माइनर यूथफुल पर्सन ये सारे सेक्शन करता है, ये सारे सेक्शन में ऑफेंस पनिशेबल पाया गया, चार्जेबल पाया गया, तो इस केस में उसके लिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है बेटा देवेंद्र सीमा? आगे चले हम। यस सर। मनीष आपको क्लियर है? वॉइस आ रही है मनीष? देवेंद्र वॉइस आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। अब देखो पावर एंड फंक्शंस क्या बोले गए हैं सेक्शन 3 एंड 4 में। अब इसके बाद एक टर्म आता है एडमोनिशन। ये एडमोनिशन का मतलब क्या है कि मतलब वार्निंग के बाद वार्निंग है। देना। हाँ, वार्निंग देना, वार्निंग देने के बाद ऑफेंडर को रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना? अब इसमें क्या क्या बता रखा है देखो, इसको भी रीड करना है हमें, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना? तो इसको जल्दी जल्दी कराता हूं मैं। इसमें देखो आप, जो ऑफेंडर है उसको वार्निंग किस किस बेसिस पे दिया जाएगा। सबसे पहले कोई उसने इम्प्रिजनमेंट किया है नॉट मोर देन 2 इयर्स, यानी कि छोटी मोटी चोरी की है। ऑफेंडर को बेटा क्या हुआ है, ऑफेंडर को कोई पर्सन फाउंड गिल्टी कमिट हुआ है ऑफेंस 379 380 381 404 420 और 5PC में। कोई कोर्ट को कंसीडर किया गया नेचर ऑफ ऑफेंस के लिए, वो कोर्ट को रिलीज किया गया ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के लिए। कोई कोर्ट को रिलीज किया गया ऑफेंडर आफ्टर ड्यू एब्जुडिशन इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग, यानी कि वार्निंग देके छोड़ दिया गया। अब इसके बाद देखो एक केस लॉ, इसको रीड कर लेते हैं। बेसिकली इस केस लॉ में था क्या, जो अप्लीटेंट था वो अप्लॉय था, उसको उकसाया गया था, ये अबेटेड, अपडेटेड यानी कि अबेटमेंट, उकसाना, अबेटर जो उकसाता है, उत्साह गया था क्राइम करने के लिए चिकन। तो उसमें चारकोल की सीलिंग के लिए चार्जिंग पाया गया था, मतलब कि जो पर्सन था उसने चारकोल की सीलिंग की थी, यानी कि कोयले की चोरी की थी। तो इस केस को किसके पास ले गया गया था? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ले गया गया था। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक फाइन प्रोवाइड किया गया कि फाइन देना पड़ेगा 500 का, या फिर इम्प्रिजनमेंट होगी 2 महीने, ठीक है ना? तो जो मैटर ऑफ थेफ्ट था वो क्वांटिटी ऑफ कॉइल का था, कि जो कि 8 रुपए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि माइनर ने थेफ्ट किया, तो इसमें इसको बेनिफिट देना चाहिए, सेक्शन 3 और 4 और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। क्लियर है यहाँ तक? कहने का मतलब है 8 रुपए का कोयला चुराया तो उसके ऊपर क्या 500 रुपए का जुर्माना लगा दोगे क्या? अब वो लड़का है बेचारा, उसने अपने खाने पेट के लिए चुराया, वो जरूरी थोड़ी ना कोई चोरी दिल से करना चाहता है। लोग आज की तारीख में अपने पेट के लिए चोरी करते हैं। तो कोर्ट ने इस केस में क्या पाया था, इन्होंने क्या करा, सेक्शन 3-4 में इसको डाल दिया ऑफेंडर एक्ट में। तो उसके ऊपर कोई इम्पोज मतलब फाइन की इम्पोजमेंट नहीं की गई थी, फाइन पेनल्टी चार्ज नहीं किया गया था, ठीक है बेटा? आगे चलूं मैं, ठीक है ना? इसके बाद देखो आप,
फिर देखो सेक्शन एक और आता है, बेसिक एशियन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा ऑल इंडिया रिपोर्ट। इसमें क्या गया पाया गया था कि 20 ईयर्स चाइल्ड को कमिट किया गया था किसके लिए, 380 ऑफ आईपीसी के लिए। अभी 380 कौन सा बेटा, किडनैपिंग का। तो इस केस में यूथ ने कमिट किया था ऑफेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया था, नॉट डेलिबरेटरी। यूथ ने जो ऑफेंस किया था नॉट डेलिबरेटरी था। तो इस केस में अप्लाई कर सकता है सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन एक्ट, यानी कि उसको रिलीव छोड़ दिया जाएगा वार्निंग देने के बाद। क्लियर है देविंदर, इजी टॉपिक है, आगे चलूं मैं। बताओ सीमा, हाँ आगे सर, चले चलिए हम। इजी चलिए टॉपिक है बेटा, आगे चलिए। कठिन नहीं यस है। सर। अब देखो प्रोबेशन आपका गुड ग्राउंड में बात की जा रही है सेक्शन 4। अब यहाँ बात की जा रही है सेक्शन 4 की। अब ये गुड ग्राउंड कौन कौन से, देखो आप, ये सेक्शन अप्लाई नहीं किया जाएगा कि अगर किसी को गिल्टी पाया गया गया डेथ या इम्प्रिजनमेंट के लिए कोई सर्कमस्टांसेस हैं कोर्ट के कंसीडर किए गए हैं, कोर्ट को एक सुपरविजन ऑर्डर प्रोवाइड किया गया है प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट के लिए, तो उसे 1 साल की सजा नहीं दी जा सकती। शॉर्टर होनी चाहिए सुपरवाइजरी, मतलब सजा नहीं, सुपरविजन में रखा जाएगा। आए समझ। मैंने आपको बताया दिया बेटा, कोई माइनर किसी का रेप करता है तो उसको तिहाड़ जेल में नहीं डालते, उसको एक सुपरविजरी जेल में डाला जाता है। जेल के बाद देखा जाता है कि वो कंडीशन है तिहाड़ जाने के लिए, फिर उसको तिहाड़ जेल में डाला जाता है। तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है ऑफेंडर को कि एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करे विदाउट श्योरिटीज के, ठीक है ना। कोर्ट एक अप्रोप्रिएट कंडीशन ला सकता है किसमें, सुपरविजन, ठीक है ना। इसमें प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट कंपलसरी नहीं होती चाहिए। अब इसमें कुछ केसेस बता रखे हैं, जैसे स्मृति देवकी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में सेक्शन 54 में पाया गया बेटा कि जो टीनेज गर्ल को अबडक्ट किया, अबडक्ट यानी कि अपने पास रखा बेटा, ठीक है ना, और फोर्स किया उसे किसी इस सबमिशन विद द कमर्शियल मोटिव, ठीक है ना। मतलब उसे गलत चीजों में डाल दिया गया है लड़की को। अबडक्ट यानी कि किडनैप, मतलब किडनैप होता है कुछ शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए, पर अबडक्ट होता है उसको अपने साथ ही रखना, ठीक है ना। तो जो टीनेज गर्ल है उसको अपने साथ रख के कुछ गलत काम करवाने के लिए रखा गया, कमर्शियल पर्पस के लिए रखा गया टीनेज गर्ल को। तो बेसिकली इसमें सेक्शन 4 अप्लाई नहीं किया जाएगा। फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में बात की गई है कि सेक्शन 4 को मिस्टेकन अप्लाई इसलिए नहीं किया जाएगा कि अगर किसी ने कोई बंदा 20 ईयर्स में उसने कोई रेप किया तो उसके ऊपर सेक्शन 4 अप्लाई नहीं किया जाएगा गुड फेथ का। क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं। अब इसके बाद कुछ ड्यूटीज बता रखी है बेटा, ड्यूटीज पढ़ लो आप, ठीक है ना। सबसे पहले इंक्वायर क्या करा जाएगा, सरकमस्टांसेस होम सराउंडिंग के ऊपर। प्रोबेशन की सुपरवाइज किया जाता है, अदर पर्सन भी एडवाइस करेगा, ऑफेंडर को असिस्ट करेगा, एडवाइस असिस्ट दोनों करेगा, और परफॉर्म करेगा अदर ड्यूटी एज में भी प्रिस्क्राइब। क्लियर है बेटा। आप जूनिलाइज जस्टिस एक्ट करें क्या हम। यस सर। बताओ बेटा देवेंद्र सीमा, क्लियर है ना बेटा, इजी टॉपिक था ये। यस सर। बताओ देवेंद्र, इजी था कि डिफिकल्ट लगा ये टॉपिक। ठीक था सर, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। अब देखो मैं एक बार स्क्रीन में देख लेना सीमा देवेंद्र आप। जूनिलाइज जस्टिस एक्ट 2015 है बेसिकली, इसके ये जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना। मैं 2015 का करा रहा हूँ, टेंशन मत लो। 2000 और 2015 सेम, बेसिकली सर 2000 को हमें हटा। आप एग्जैक्ट बता दीजिए कि एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा, फिर हम वही सेक्शंस लर्न करेंगे ना सर। अब बेटा मुझे क्या है ना, बेसिकली कुमार की बुक देखनी पड़ेगी इनकी, तभी मैं बता सकता हूँ। अभी मैं पढ़ा देता हूँ सीमत, ये बस 10 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। इसका 1 मिनट मेरे को, मैं एक पीडीएफ 1 मिनट इसको ऊपर से दिखा देता हूँ कि क्या क्या आएंगे इसमें। देखो इसमें कोई सेक्शन है नहीं, वैसे सेक्शन इतना है नहीं। सर वैसे तो ना 2000 बोलते हैं सब लोग, पता नहीं अब। 2000 को दिखा देता हूँ मैं पीडीएफ, वो भी रेडी है, उसमें क्या टेंशन है, उनको दिखाता हूँ आपको।
एक मिनट, बस 1 मिनट के लिए वो जाऊंगा, ठीक है? ऑफलाइन जाऊंगा, मतलब नॉट स्क्रीन करूंगा बस। 1 मिनट। सेम है बेटा, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस ये जो मैंने भेजा है वो बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है ना? अब देखो मैं 1 मिनट भेज देता हूँ। मैं ये भी करा देता हूँ, वो भी, दोनों ही करा देता हूँ, दिक्कत हो गया आपको। सर वो यूनिवर्सिटी से कंफर्म नहीं हो सकता कि कौन से वाला है? यूनिवर्सिटी से बेटा आपका एमसीक्यू पेपर में आएगा। अब एमसीक्यू में कितने ही आ जाएंगे यार, इससे ज्यादा से ज्यादा 10 आ जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि 80 मार्क्स का पेपर जूनियर जस्टिस से ही देंगे वो। आप खुद सोचो ना सेम इस चीज को। सर वो सेक्शन तो पूछ सकते हैं ना? सेक्शन तो मैं प्रोवाइड करूंगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं एक सर, मिनट कौन रुको से आप। करेंगे आप? 2000 वाले करेंगे या 2015 वाले करेंगे? अब देखो मैंने ये खोला है यूनिट 5, इसमें मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना? बेसिकली स्क्रीन में देख लेना आप। कुछ मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई थी, ठीक है ना? यानी कि एक नोट दिया गया, जुवेनाइल जस्टिस था उसको हैज बीन रिपाइल्ड एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 को अनेक्टेड किया गया। यहाँ तक क्लियर है ना सीमा, इस ये चीज आपको? इसमें ना यस सर। कुछ कुछ लूप होल, कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से 2015 को लाया गया। तो मैं 2015 ही कराऊंगा, टेंशन मत लो। न्यू नीड क्यों पड़ी गई इसमें? न्यू नीड में सारे सेक्शन मेंशन है 2015 के। ये देख लो आप, बेसिकली आपका जो आउटलाइन था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, उसको ऐसे समझा जा सकता है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना? जुवेनाइल जस्टिस 2015 में कमिटी की बात की गई, जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस बोर्ड की बात की गई, चाइल्ड कन्फ्लिक्ट की बात की गई। आप टेंशन मतलब, आज मैं सेंटर में हूँ, ठीक है ना? एक बार कुमार की बुक को देखता हूँ, अभी 11 बजे, खैर मैम आई नहीं है। अभी बुक मंगा के देखता हूँ कि कौन सा एप्लीकेबल, ठीक है ना सीमा? इसको पढ़ लेना आप। ठीक है सर। इसके बाद देखो 2015 में क्या क्या इम्प्रिजनमेंट थे, ये पढ़ने आपको। कोई प्रोविजन वो प्रोविजन रखा गया है, डिस्क्लोजर, ठीक है ना? चाइल्ड ये वाला वेलफेयर। पीडीएफ तो आपने नहीं भेजा है सर। ये भेज देता हूँ ना मैं, अभी अभी देखा बेटा मैंने मॉर्निंग, ठीक है ना? मुझे मॉर्निंग में याद आया ना कि जुवेनाइल जस्टिस का 2000 का, इसी के लिए इस पीडीएफ में कुछ नहीं देवेंद्र, दो चीजें हैं बस इंपॉर्टेंट। एक तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है जो मैंने खोला है, और एक दूसरा आपका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ऑफेंसेस है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के, ठीक है ना? तो मैं स्टार्ट करूं बेटा आज का टॉपिक फिर? यस सर। करिए सर। अब बेसिकली 2015 ही करा दूं मैं। अगर हट गया होगा तो मैं रिवीजन एक्स्ट्रा क्लास में करा दूंगा, टेंशन मत लो सीमा। मैं अभी अभी देखता हूँ, ठीक है ना? अगर कुमार की बुक में 2015 है, वैसे मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, पर 2015 ही लागू है, 2000 कोई नहीं पढ़ता, ठीक है ना? तो हाँ जी बेसिकली सर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसके लिए बात की गई है? बच्चों के लिए। प्रोबेशन एक्ट किसके लिए था? यंग के लिए था, जो एडोलेसेंस के एज में थे, माइनर के थे। बट जो चाइल्ड है, बच्चा है, जो 10 साल से भी कम साल का बच्चा है, उसके लिए क्या एक्ट बनाया गया? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। बेसिकली बेसिकली पहले 2000 था, फिर इसे एनेक्ट कर दिया गया 2015 से। तो बेसिकली अबेंडेंट चाइल्ड, आफ्टर केयर, बैगिंग, ये सारे डेफिनेशन आपको पढ़ने, ठीक है ना? अबेंडेंट चाइल्ड कौन होता था? जो चाइल्ड को अबेंडन कर दिया, यानी कि छोड़ दिया जाता था पेरेंट्स से, ठीक है ना, उनकी इंक्वायरी करने के बाद। कहने का मतलब है किसी बच्चे, कोई माँ है, कोई बच्चे को अपने उसमें कूड़ेदान में फेंक के चली गई, या बच्चे को किसी सर्कस में छोड़ के चले गए, तो उसे अबंडन चाइल्ड, डिजर्टेड यानी कि अबंडन चाइल्ड बोलते हैं,
आफ्टर केयर क्या होता है? जो आफ्टर केयर एक तरह से 21 या 18 साल तक कौन करता है? एक ऑर्फन हाउस करता है, ठीक है ना। ऑर्फन हाउस के अंदर अबंडेंट चाइल्ड की जो केयर की जाती है उसे आफ्टर केयर बोला जाता है। इसे स्पीड में कराऊं बेटा कि धीरे धीरे कराऊं? बताओ सीमा आप। स्पीड से करा दीजिए सर। ये तो इजी टॉपिक है, कठिन नहीं है। इसमें मैंने बता तो दिया बेटा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आपको क्या पढ़ना है। मैंने वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी, क्लास के एंड तक मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आपको चाइल्ड वेलफेयर कमिटी पढ़ना है, अभी इसी में आएगा, ठीक है ना। और क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बैगिंग कहने का मतलब है, बैगिंग का मतलब होता है चोरी। बैगिंग को मैं ऐसे ही समझ सकता हूँ, ठीक है ना। कोई भीख रिसीविंग, भीख मांगना ना सर। हाँ भीख हाँ भीख हाँ मांगना सॉरी, सर, जैसे रेड लाइट में भीख भीख मांगना, मांगना भरा होता है हाँ बेगिंग। वेरी गुड, वो भूल गया था। पब्लिक पब्लिक प्लेसेस जैसे ट्रैफिक हो गया, स्कूल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर जो भिखारी बच्चे भीख मांगते हैं उन्हें बैगिंग बोलते हैं। तो उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एनेक्टेड किया गया था। चाइल्ड बेसिकली जिन्होंने 18 साल से कंप्लीट एज नहीं की गई है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर ऑफ प्रोटेक्शन में कौन कौन आता है? जो आपका बैगिंग कर रहे हैं, लिविंग स्ट्रीट में रहते हैं, या फिर जिनके साथ जिनका कोई गार्डियन चाइल्ड का है नहीं, जिनको अब्यूज किया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जिनको एक किल इंजरी एक्सपर्ट करने की धमकी दी जाती है, या फिर जिनको किल अब्यूज नेग्लेक्ट किया जाता है, या फिर जो आपके मेंटली इल हैं उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस मनाया गया। या फिर कोई भाग गया, मिसिंग अवे रन अवे चाइल्ड, घर से भाग गया जिसके कोई पेरेंट्स नहीं, जो अनाथ है, या फिर कोई पेरेंट्स गार्डियन है, ठीक है ना। या फिर किसी को अब्यूज किया गया, टॉर्चर किया गया, या फिर कोई वनरेबल है जिसको इंडक्टेड किया गया ड्रग अब्यूज के लिए, ठीक है ना। या फिर किसी को अब्यूज किया गया है गेम के लिए, या फिर कोई विक्टिम है किसका, आर्म कन्फ्लिक्ट का, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो चिल्ड्रंस होम में क्या क्या आता है। चिल्ड्रंस होम जो एस्टेब्लिश मेंटेन किए गए हैं, जैसे ऑर्फन हाउस। जुवेनाइल मतलब कहने का मतलब है, जुवेनाइल मतलब होता है जो 18 साल से कम बच्चा है। दिख रहा है बेटा आपको डेफिनेशन सीमा इसकी? जुवेनाइल मीन्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक यस है ना। ऑब्जर्वेशन हाउस को भी, होम को भी क्या बोला जाता है? जो एनजीओ बनाती है, जिस एनजीओ के अंदर जो गरीब बच्चे हो गए, या फिर जो भिखारी बच्चे होते हैं, या फिर जो गलियों में रहते हैं, उनको बच्चों को ऑब्जर्वेशन हाउस में रखा जाता है। जैसे जो मेंटली इल है, कोई इंजर पर्सन है। इसके बाद कुछ सेक्शन 3 प्रोवाइड किया गया, कुछ प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कहने का मतलब है जो बच्चा है वो इनोसेंट है, उसकी क्या गलती है, उसको तो एक प्रिजम्पशन मिलनी चाहिए ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। सेकंड प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, यानी कि सारे के सारे ह्यूमन राइट को ट्रीट किया जाएगा इक्वल डिग्निटी या राइट से। इसके बाद देखो थर्ड प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। हर चाइल्ड के पास एक राइट टू हियर या पार्टिसिपेट करने का एक राइट है। इसके बाद प्रिंसिपल एक बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, हर चाइल्ड के पास एक अधिकार है कि उसको एक बेस्ट इंटरेस्ट मिले। एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हर चाइल्ड बच्चा चाहता है कि उसके एक पेरेंट्स होने चाहिए, फिर चाहे बायोलॉजिकल फैमिली हो, अडॉप्टेड हो, या फिर फूस्टर पेरेंट हो। फूस्टर पेरेंट कहने का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को आइडिया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सौतेला सर। फूस्ट? हाँ वेरी गुड, सौतेला। सौतेला। अब इसके बाद प्रिंसिपल एक सेफ्टी होनी चाहिए, चाइल्ड को सेफ रखना चाहिए, उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। ये सब बेटा हमने कारा में पढ़ा था, हिंदू लॉ में पढ़ा था ना, एडॉप्शन टॉपिक। तो कारा में सब कुछ आया था, चाइल्ड अडॉप्शंस, ठीक है ना, चाइल्ड अडॉप्टेड रिहेबिटेशन एक्ट, ठीक है ना। तो कारा में आते थे सारे। एक पॉजिटिव मेजर्स होने चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टेमिगेटिव सेमिनिटीज, मतलब कि कोई एग्जीक्यूटरी वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए जब आप बच्चे को रख रहे हो, कि उसे बोलो कि तू ऐसे तू अब भीख मांगता था तो तेरे को लाया हम अपने साथ रख रहे हैं, तेरे पर एहसान कर रहे हैं। उसके बाद एक प्रिंसिपल होना चाहिए नॉन वेवर ऑफ राइट का, ठीक है ना। प्रिंसिपल होना चाहिए इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का। इसके बाद देखो प्रिंसिपल होना चाहिए प्रिवेसी राइट, प्रिवेसी को रखने का, कॉन्फिडेंशियलिटी का। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है ना।
मतलब कि एक बच्चे को इंस्टीट्यूशनल यानी कि ऑब्जर्वेशन हाउ होम में रखना चाहिए, उसके एक लास्ट रिजॉर्ट है, इट्स अ स्टेप ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का कहने का मतलब होता है जब आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है ना, तो आपके पास एक लास्ट ही ऑप्शन बचता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसको लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है। इसके बाद बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन कहने का मतलब है हर बच्चा जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में आता है उसके पास अपनी फैमिली के साथ रहने का एक अधिकार, या फिर वो एक कल्चर स्टेटस में रह सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए। फ्रेश स्टार्ट यानी कि प्रॉपर पास्ट रिकॉर्ड हर चाइल्ड के जुवेनाइल जस्टिस में इरेज कर देने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन होना चाहिए, मेजर्स होने चाहिए डीलिंग विद चाइल्ड का कन्फ्लिक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 4। बेसिकली सेक्शन 3 किसका था? प्रिंसिपल्स का था। अब सेक्शन 4 आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। इसमें किसकी बात की जाएगी? कॉम्पोजिशन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में क्या क्या कॉम्पोजिशन, मतलब कितने मेंबर होंगे। सबसे पहले आता बेटा जो बोर्ड है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होने चाहिए जुडिशियल फर्स्ट क्लास, जिनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 2 सोशल वर्कर होने चाहिए जिसमें एक तो वुमेन होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद कोई भी सोशल वर्कर को मेंबर ऑफ बोर्ड इलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं चाहिए, हेल्थ में, एजुकेशन, वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। उनके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है सिलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड के अगर उसके पास कोई वॉयलेशन है। अगर वॉयलेशन है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता मेंबर ऑफ बोर्ड का। ह्यूमन राइट्स ऑफ वॉयलेशन, कोई इन्वॉल्विंग मोरल टर्बिट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल टर्बिट्यूड? क्या मतलब क्या होता है बेटा? बताओ सर सर वो बेटा। आपका चरित्र टॉर्चर। गिरा हुआ है ना, चरित्र आपका गिरा हुआ है, टर्किच्यूट कैरेक्टर का। अगर आप हम्म तो उसी को टर्किच्यूट बोलते हैं, कैरेक्टर से हम मोरल का। करेक्ट है। सीमा आप मैंने कुछ आप कह रहे थे? कहने का मेरा मतलब कि आप अपने शीशे में आप अपने को देख के शर्मिंदा ना हो, ऐसा आपका कैरेक्टर होना चाहिए। हम्म करेक्ट है। सीमा आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, सही है बिल्कुल। अब इसके बाद देखो आपको सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिमूव नहीं करना चाहिए, रिमूव नहीं होने चाहिए। कोई आपने चाइल्ड अब्यूज ना कर रखा हो, या स्टेट गवर्नमेंट ने इंडक्शन ट्रेनिंग दे रखी है उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया हो। कोई टर्म ऑफ ऑफिस और मेंबर ऑफ बोर्ड का आपने रेजिग्नेशन दे रखा है। मिस यूज ऑफ पावर के लिए आप गिल्टी फाइंड किए गए, आपने प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड यानी मीटिंग ऑफ बोर्ड को 3 महीने तक रिपीटली नहीं अटेंड किया, एक 1/4 सिटिंग अटेंड नहीं किया। बेसिकली बोर्ड मीटिंग होती कितने बेटा? कंपनी लॉ आएगा ना जब LLB थर्ड ईयर में, तो आप पढ़ोगे कंपनी लॉ में बेसिकली बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार होती है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बैठते हैं उसमें से मान लो कोई डायरेक्टर उसने मीटिंग को पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेंबर नहीं कहलाया जाएगा, उसे रिमूव कर दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है ना बेसिकली। अब इसके बाद आता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। पावर कहाँ होता है बेटा? एक जुरिडिक्शन ऑफ बोर्ड में होता है, और चिल्ड्रंस इन कन्फ्लिक्ट होना चाहिए पावर ऑफ बोर्ड का। अब फंक्शन में क्या होना चाहिए कि इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्टेड होना चाहिए, लीगल एड की अवेबिलिटी होनी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप सारे के सारे केसेस चिल्ड्रन के डिस्पोज यानी कि खत्म होने चाहिए। प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्ट करना चाहिए, सारे केस में आ रहे फंक्शंस में आ रहे, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक इंक्वायरी को कंडक्ट कराना चाहिए, एक इंस्पेक्शन होना चाहिए हर महीने, मैटर को डिस्पोज करने चाहिए, पासिंग करना चाहिए फाइनल ऑर्डर, ठीक है ना। कंडक्ट करना चाहिए रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ जेल, ठीक है ना। पुलिस को ऑर्डर देने चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का। मैंने आपको सिविल CRPC में बताया था बेटा,
सबसे पहले एफआईआर होता है, फिर पुलिस रिपोर्ट होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर लास्ट में आपका चार्ज होता है। चार्ज एक रिटर्न स्टेटमेंट होता था जजमेंट देने से पहले। इसके बाद देखो आप, अब आता है आपका हेड टॉपिक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सेक्शन 27 में आता है, ठीक है ना। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बेसिकली कमिटी फॉर्म की गई किसके लिए, जुवेनाइल के लिए, जुवेनाइल जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं। अब एक कमिटी के पास एक पूरी की पूरी अथॉरिटी है प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की। कमिटी डिस्पोज कर सकती है केसेस को डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है ना। कमिटी कहीं पे पर्टिकुलर एरिया में कॉन्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, उसका एक एक्सक्लूसिव पावर होना चाहिए। इसके बाद जो एक्सक्यूज गिवन पावर कर रहे हैं कमिटी, किसी बार मतलब रिमूव नहीं होना चाहिए परफॉर्मिंग से। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा बेटा आपका, क्या, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, ठीक है ना। मान लो अगर कोई कमिट हुआ है चिल्ड्रन से, तो उसको कॉग्निजाइंस होना चाहिए बिफोर कमिटिंग एन ऑफेंस। इंक्वायरी करनी चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक सबमिट करना चाहिए रिपोर्ट, एक कंडक्ट इंक्वायरी कराना चाहिए, एक प्लेसिंग इन चाइल्ड इन फोस्टर केयर फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन होना चाहिए। इसके बाद रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए किसके लिए, प्लेसमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड के लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, सर्टिफाई करना चाहिए परफॉर्मेंस ऑफ सरेंडर के लिए। मेक श्योर करना चाहिए सारे एफर्ट बना रखे रिस्टोरेशन ऑफ लॉस एंड अबंडेंट चिल्ड्रंस के लिए। डिक्लेयर करना चाहिए चिल्ड्रन को लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन के लिए। एक स्यू मोटो यानी कि ट्रू एंड फेयर, स्यू मोटो का मतलब होता है ट्रू एंड फेयर कॉग्निजाइंस ऑन केसेस होना चाहिए, ठीक है ना। एक एक्शन होना चाहिए आपका रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रंस के लिए जिनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, एक कंडक्ट इंक्वायरी डायरेक्शन पुलिस को प्रोवाइड करनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट लीगल सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। ये आपके किस में आते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। तो बेसिकली हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस को रीड किया। सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ा। सेक्शन 4 में कॉम्पोजिशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आया था, ठीक है ना। सेक्शन 3 में हमने कुछ प्रिंसिपल्स को कवर अप किया। फिर आपका सेक्शन 27 आया, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में बेटा हमने फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर अप किया। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? सीमा देवेंद्र आपको? नो सर। अब बेटा मैं वो करा दूं 2000 वाला सेक्शन। बताओ बेटा सीमा देवेंद्र, ये आपकी सीआरपीसी यही खत्म है, आप खत्म है पूरा, ठीक है ना। अब इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट स्टार्ट कराऊंगा मैं। सर वो दोनों एक बताइए ना, दोनों कैसे करेंगे? अब दोनों पढ़ लो ना बेटा, आप इतने मतलब वो पढ़े लिखे हो तो इसको पूरा पढ़ लो अच्छे से। सेक्शन ही तो वो तो पढ़ना है पढ़ बेसिक में। लेंगे, सेक्शन तो सर भूल जाते हैं ना। भूल जाते हो, समझ आओ बात। एक सर भूल जाने का मतलब है कि दो दो करना तो डिफिकल्ट है ना। समझ आओ मैं आपकी बात। दो दो करना मुश्किल है तो इम्पोर्टेंट चीजें कवर अप कर लो सीमा। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और ये ऑफेंसेस कर लो, बस हो गया, अच्छा ठीक है ना। सेक्शन छोड़ दें, सेक्शन छोड़ दो, और क्या, मैं क्या बोलूं, छोड़ दो। पढ़ाई कितने आज सीमा सेक्शन गिन के, 3 4 और 27, और कितने सेक्शन है बताओ अब। अब देखो इसमें ऑफेंसेस करा देता हूं बेटा, ठीक है ना। ऑफेंसेस देख लो आप, एक सेक्शन 74 क्या कहता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 लाख और बहुत हो सकता है, मतलब 6 महीने से ये आपका 6 महीने से 1 साल हो सकती है सजा, या फिर 2 लाख हो सकता है। कब?
अगर आप आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी कि रोक कर देंगे, जुवेनाइल जस्टिस अगर रोक करा देता है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या बोलता है, अगर आप डिस्क्लोजर नहीं कर रहे बच्चे की, कोई मेंटेनेंस हाउस में रखा हुआ है बच्चा, चाइल्ड केयर में रखा हुआ है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो आपको 6 महीने की जेल या फिर 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है ना। CWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और JJB यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब बेटा देखो आप सेक्शन 77 78 क्या बोलता है, कोई लिखकर चाइल्ड को दिया जा रहा है, ड्रग दिया जा रहा है, तो उसमें 7 साल की जगह 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। ठीक है ना। सेक्शन 75 का क्या आपने क्रूरलिटी किया किसी चाइल्ड के लिए तो 3 साल की सजा या फिर 1 साल का फाइन होगा। सेक्शन 76 क्या कह रहा है, आपने किसी बच्चे को भिखारी के तौर पर रखा है भीख मांगने के लिए तो 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना होगा। सेक्शन 79 क्या कह रहा है, किसी बच्चे को रखा है उसको बॉन्डेज, मतलब अपने घर के नौकर के लिए रखा है कि भाई तू घर में झाड़ू लगा दे, पोछा लगा ले, घर के बर्तन धो दे, तो उसके साथ एक रेग्रियस वर्ड जुड़ा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जिसमें आपको 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना होगा। ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन 80 क्या कह रहा है कि अडॉप्शन विदाउट फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, यानी कि आपने कोई पुनिटिव मेजर्स ली अडॉप्शन के, यानी कि आपने कारक के तहत ना ब्लैक में बच्चे को खरीदा है किसी ब्लैक में, तो बेसिकली आपको 3 साल की सजा या फिर 1 लाख का जुर्माना दोनों हो सकता है। आप बच्चे को बेच रहे हो खरीद रहे हो तो 5 साल की सजा या फिर 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। कोई इंफॉर्मेशन है चाइल्ड की जो आपकी गिवन नहीं है तो बेसिकली 6 महीने या फिर 10,000 की सजा होगी। ठीक है ना। 42 अगर मान लो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से, मैंने बेटा कारा बताया ना आपको, कारा में क्या होता है रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन फीस के बाद ही आप अडॉप्ट कर सकते हो बच्चे को, तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फेलियर कराया रजिस्ट्रेशन को, तो आपको 1 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यहाँ तक क्लियर है सीमा? यस। ठीक है ना। तो बेसिकली देखो आप, मैंने ये वाला पीडीएफ भेजिए सर, ये वाला पीडीएफ नहीं है। ये भेज दिया बेटा मैंने, अभी मैम आएंगे ना मैं भिजवा दूँ क्लास के एंड। ठीक है देवेंद्र, अब मुझे बताओ ग्रुप में भी डाल CRPC। सकते हो सर, वो जो ग्रुप हम लोग हैं ना जिसमें आप भी हैं सर, उस ग्रुप में भी भेजेंगे तो चलेगा। ठीक है 1 मिनट। देखो आप बेसिकली आपका ये है क्या कहते हैं, इसमें किसी को डाउट है? CRPC में बेटा किसी को डाउट है बताओ? सर डाउट तो बहुत घने डाउट है सर, लेकिन अब पढ़ के ही दूर होगा वो। अब अब पढ़ाया बेटा अच्छे से, मैंने कोई टॉपिक सिंगल छुड़वाया नहीं है। ठीक है ना। CRPC में या फिर आपका इसमें सिविल प्रोसीजर कोड में, आप आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की 5 मिनट के ब्रेक के बाद करूँ? अब देखो आप खुद सोचो, आपका जो LLB सेकेंड ईयर इतना कठिन लग रहा है तो थर्ड ईयर कितना कठिन होगा। 1 मिनट बस। देखो आप इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट जो टॉपिक है आपका, ठीक है ना, इसके नोट्स मैंने कुछ ऐसे तैयार किए हैं, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन में, दिख रहा है बेटा इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट? यस सर दिख रहा है। ठीक है ना। तो बेसिकली देखो आप ज्यूरिसडिक्शन एंड लीगल थ्योरी के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आता है, ये थोड़ा इजी टॉपिक है, इसको जल्दी कवर अप करा जा सकता है। ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आप कुछ रूल्स को रीड आउट करोगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एडवांस फॉर्म में दे रखा है। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है,
ठीक है ना। आपको एक छोटे से आज का जो हाफ एन आवर का लेक्चर है, वो हाफ एन आवर के लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करेंगे, एक छोटा सा पीपीटी फॉर्म करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज का, कि आपको एक माइंड मैप हो जाए कि आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में क्या क्या कवर अप करेंगे। ठीक है ना। तो देखो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज को कुछ ऐसे तैयार किया गया है, इसको देख लो अच्छे से एक बार। कुछ मैं ऐसे बस दिखा रहा हूं ऊपर से। ये आपका डिटेल पीडीएफ है, ठीक है ना बेटा। ये आपका क्या है, डिटेल पीडीएफ है। इसमें जो मेन मेन पॉइंट दे रखे हैं ना ब्लैक ब्लैक, इसको भी रीड करोगे तो काफी हद तक समझ में आ जाएगा। इसमें ज्यादातर रूल्स की बात की गई, ठीक है ना। रूल्स के बाद एक इंटरनल ऐड क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक्सटर्नल ऐड क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये बेटा मैंने पढ़ रखा है अपने कोर्स में, तो मेरे लिए इजी टॉपिक है, कठिन नहीं है इतना। ये रेक्टाफिकेशन रोटिंग है, ठीक है ना। अब आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, मैं साफ साफ बोल देता हूँ, आपको दो सब्जेक्ट रटने ही रटने हैं, उसका कोई इलाज नहीं, कुछ समझना भी नहीं पड़ेगा आपको। एक तो आपका ये ज्यूरी प्रिडिक्शन एंड लीगल थ्योरी, और ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसमें जो लैटिन वर्ड बार बार दिए जा रहे हैं ना, लैटिन वर्ड, जैसे हमने इंग्लिश लॉ किया था, लॉ ऑफ टॉट, उसमें लैटिन वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, तो वही इसमें क्वेश्चन आस्क करे जा सकते हैं। जब आपका एलएलबी फर्स्ट ईयर में एग्जाम हुआ था बेटा, तो कितने आवर्स का हुआ था वो एग्जाम सीमा? 2 आवर्स का सर। अच्छा, 2 आवर्स में 180 क्वेश्चन अटेंड करने थे, हाँ जी। तो इजी तो है बेटा, कहाँ कठिन है। 120 मिनट्स में 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको। अच्छा, जो क्वेश्चन आपका जो लॉ ऑफ टॉट का था, वो इजी आया था पेपर की कठिन आया था? एवरेज था सर। मतलब कठिन नहीं था? नहीं, बहुत कठिन तो नहीं था, एवरेज था, सबसे ना ही कठिन बहुत कौन आसान। सा आया था बेटा, सबसे ज्यादा कठिन? सर वो जो मैं पढ़ नहीं पाई इतने अच्छे से, आईपीसी। तो पेपर आपके अगले अगले दिन थे बेटा, मेरा क्वेश्चन है, आपके अगले अगले दिन थे कि गैप में थे? सर कईयों में तो 1 डे का था, 3-4 पेपर में, कुछ में 2 का भी था प्रिपरेटरी। और पेपर 10 सितंबर से स्टार्ट हुए थे? हाँ जी, 1 सितंबर से। इस बार भी फर्स्ट ये देखते हैं। आपका कौन सा बेकार गया था देवेंद्र एग्जाम? सर मेरा सबसे खराब नंबर आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में। वो तो इजी है। और हाँ सर, सबसे, मैंने लेकिन उसमें डब्बा गोल कर लिया था उसमें। कोई नहीं। और सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा आया था, बुक कौन सी आई थी? सर वो इंग्लिश वाला पेपर था ना, लैंग्वेज का, लॉ लीगल लैंग्वेज का लास्ट लैंग्वेज, वाला हाँ जो जी। था। हाँ, लीगल हाँ। लैंग्वेज। अच्छा, मेरा एक लेकिन क्वेश्चन उसमें है सर बेटा कि, नंबर वो कम आ गया, लेकिन उसमें तो हम करीब 95-99 के आसपास आना चाहिए, लेकिन कम आ गया, पता नहीं कहाँ गलत हो गया। हो जाते हैं यार, ये ओएमआर चेकिंग होते हैं ना, ओएमआर बेस्ड होगा पेपर। यस सर। हाँ, हाँ तो हाँ सर। सिस्टम चेक करता है बेटा, ह्यूमन नहीं चेक करता उसे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो आपका एग्जाम हुए थे, वो एग्जाम अगले अगले दिन में, जैसे कोई ऐसा एग्जाम हुआ था जो एक ही दिन में दो हो गया हो? मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर। दो नहीं हुआ था, लेकिन एग्जाम एक आधा पेपर कंसेक्यूटिव हुआ था, आज हुआ फिर कल भी हो गया। हम्म। अदरवाइज एक दिन का कम से कम तो गैप रहा तो है इसमें। एलएलबी फर्स्ट ईयर में 8 दिन गए थे बेटा आप? हाँ सर, 8 क्या सर, 9 दिन गए हम लोग, तो वहाँ एक दिन तो प्रैक्टिकल भी पूरा दिन दिए। हाँ, वही नवंबर के महीने में। ऐसा तो कोई ये दिन भी मथुरा गया? में हेलो सर। क्या रिंकू? हाँ हर बेटा बोलो। हर हर पेपर में एक दिन का गैप तो जरूर था सर। अच्छा, एक दिन का गैप था हर पेपर में? यस सर। ठीक है। तो ये मथुरा में पड़ा था ना सबका सेंटर? देवेंद्र आपका कहाँ मथुरा। पड़ा था सेंटर? सबका मथुरा में ही था, बीएसए कॉलेज है वहाँ पे। क्या कॉलेज है, यस बीएसएफ? यस बी ए। एस BSA। अच्छा, बीएसए कॉलेज मथुरा। मथुरा का जो वो है ना, रेलवे स्टेशन, उसके ठीक है पास बेटा, में। मुझे कुछ चीजें पूछनी थी एक्चुअली, मुझसे एलएलबी फर्स्ट ईयर के बच्चे पूछे थे ना, इसी के लिए मैंने पूछा था आपसे।
तो देखो आप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हमें कवर अप करनी है, ठीक है ना। तो देखो आप, ये थोड़ा वो है, डिटेल फॉर्म में है, ठीक है ना। एक बार मैं बेटा दिखा देता हूँ, ये इंटरप्रिटेशन हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, जो थ्योरी वाला अप्रोच है। आज की क्लास हम पीपीटी से ही कवर अप करेंगे, और पीपीटी काफी आसान है। ये दिख रहा है बेटा किसी को? स्टार्ट करूं मैं यहां से? यस सर। तो ये थोड़ा इजी है, सीमा, इसको कर लेते हैं आज आज, ठीक है ना। बेसिकली इंटरप्रिटेशन होता क्या है? एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड का प्रोसेस है। स्टैट्यूज क्या होता है? इसे लॉ बोलते हैं, यानी कि एनेक्टमेंट। स्टैट्यूज में आपका ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन का क्या डिफरेंस है। इंटरप्रिटेशन एक आर्ट है ट्रू सेंस ऑफ वर्ड को फाइंड करने का, जिसे स्टैट्यूज में लिखा जा सकता है। इसके बाद देखो आप, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन को ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने समझा कि इंटरप्रिटेशन क्या है, मेरा ड्राइंग मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। हम अपनी माइंड से कुछ भी विचार को मतलब विचार एक प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है ना। स्टैट्यूज का कहने का मतलब है, इसको लॉ एक्ट एनेक्टमेंट कहेंगे। इसके बाद देखो, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन का क्या डिफरेंस है। इंटरप्रिटेशन एक आर्ट ऑफ फाइंडिंग ट्रू सेंस ऑफ वर्ड्स है। कंस्ट्रक्शन एक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम माना गया है। इसको 3 टायर स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट किया जाता है। भाई 3 टायर स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले पार्लियामेंट, फिर गवर्नमेंट, फिर कोर्ट। तो पार्लियामेंट में क्या आता है बेटा? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी आती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट में क्या आता है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आती है। और कोर्ट में क्या आता है? जुडिशरी अथॉरिटी। तो मैंने आपको बेटा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एलएलबी फर्स्ट ईयर में बताया था कि सबसे पहले आपका जो लॉ मेकर होता है उसे कौन बोलते हैं? पार्लियामेंट, ठीक है ना। फिर लॉ को एनेक्ट कौन करता है? ये गवर्नमेंट एनेक्ट करती है, ठीक है ना। बनाता कौन है? पार्लियामेंट। एनेक्ट मतलब चालू कौन करता है? गवर्नमेंट चालू करती है। एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? कोर्ट्स के ऊपर होता है। 3 तरह के कोर्ट्स पढ़े थे हमने, डिस्ट्रिक्ट, हाई और सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली देखो, पार्लियामेंट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एनेक्ट करना लॉ को। गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या है? इम्प्लीमेंट करना। ये देवेंद्र सही है बेटा समझने के लिए? हाँ सर, सही है, सही है। सही है ना। मैंने आपके बेसिक, क्योंकि यार देखो ये थोड़ा रट्टाफिकेशन है, इसी के लिए बात को समझो। मुझे भी रटना नहीं पसंद यार, पर कहीं जगह हमें रटना पड़ता है लाइफ में, ठीक है ना। कोर्ट में क्या आता है कि कोर्ट सेटल करेगा डिस्प्यूट के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ शेड्यूल की बात की गई है। 7वें शेड्यूल प्रिस्क्राइब किया गया यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है देखो आप। जो जजमेंट्स आपकी डिलीवर नहीं की जाती, ऑब्टेन होती हैं, यानी कि कहने का मतलब है जजमेंट अपने आप से डिलीवर नहीं होगी, इससे लिया जाता है। अब लिया कैसे जाता है? जब एक केस होगा, किसका? प्लांटिव ऑफ, और किसका होगा? आप खुद सोचो, प्लांटिव एंड डिफेंडेंट का, ठीक है ना। 2 पार्टीज का होगा। अब देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है? प्रीमेबल। जैसे पार्लियामेंट में हमने पढ़ा, गवर्नमेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में सबसे पहले किसकी बात की गई थी? प्रीमेबल की बात की गई थी। तो सेम आपका ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस को कौन प्रोमिगलेटेड, यानी कि स्टार्ट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। किसके रिकमेंडेशन से? कैबिनेट से। इसमें किसका अप्रूवल मिलेगा बेटा? लोकसभा एंड राज्यसभा का, जो रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखो ये इमरजेंसी में करा जाता है, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। कहने का मतलब है जैसे कि आपका पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ था प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आपको एक मार्शल लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। मार्शल लॉ क्या होता है? किसी भी मिलिट्री पर्सन को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता है। उसका रीजन क्या होता है? कोई मिलिट्री का पर्सन खड़ा होता है जिसका पास्ट बैकग्राउंड, या फिर वो करंटली जुड़ा हुआ है किसी मिलिट्री से,
आर्मी से, नेवी से, तो उसको प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। उसका रीजन ही यही होता है कि वो कहीं मार्शल लॉ ना ले, ठीक है ना। तो बेसिकली मार्शल लॉ कहने का मतलब है, मार्शल लॉ कब लाया जाता है, उसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। ऑर्डिनेंस कहने का मतलब है जो बस कौन जारी कर सकता है, एक प्रेसिडेंट जारी कर सकता है, ठीक है ना। अब सारा काम कौन करता है आपको पता है बेटा, प्रेसिडेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर बस उसको देखेगा, साइन करेगा और अप्लाई कर देगा, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट अगर सारा काम करता है, अगर प्रेसिडेंट कोई हम मिलिट्री का पर्सन बना दे तो मार्शल लॉ ले आए। इसी के लिए प्रेसिडेंट के हाथ में जितनी भी पावर होती है वो एक नॉर्मल पर्सन को दी जाती है, यानी कि एक प्रेसिडेंट कौन होगा, 35 ईयर्स से अबो एज का होगा, ठीक है ना। प्रिविलेजली वो किसी मेंबर हो, सांसद हो, एमपी या फिर एमएलए का, उसी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, ठीक है ना। अब प्रेसिडेंट क्या है बेटा, इमरजेंसी की जब सिचुएशन होगी तो ऑर्डिनेंस को जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस कहने का मतलब है इमरजेंसी की सिचुएशन, जैसे आपका कोविड था, ठीक है ना। तो कोविड के समय जो आपको एक तरह से लॉकडाउन का समय था, तो जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड एक इमरजेंसी थी। इमरजेंसी किसने चालू की, प्रेसिडेंट ने, और बोला किसने, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस जारी की इमरजेंसी में, ये कौन ही कर सकता, बस आपका प्रेसिडेंट कर सकता है, उसके अलावा कोई, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बेटा? सर जो ऑर्डिनेंस है ना सर, हाँ, एक्चुअली में ये कैबिनेट इसका वो करती है सर, हम्म, और प्रेसिडेंट इसको खाली बस साइन कर देता है, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है। करेक्ट है, ठीक है ना। जैसे छह इसमें महीने के अंदर में अगर हाउस अगर सेशन चलेगा तो उसको अप्रूव कराना होगा, अदरवाइज वो अपने आप वो गिर जाता है, डिसबैंड हो मनी बिल जाएगा। कह सकते हैं हम देवेंद्र, इसमें मनी बिल ला सकते हैं। सर मनी बिल जनरली इसमें नहीं आता है सर। फिर क्या आएगा आपके कुछ एग्जाम्पल एक से? पार्शियल, जैसे जैसे अभी किसान से रिलेटेड कोई एमएसपी है या इस तरह का कोई रूल लाना है, या हम्म, अभी देखिए यूसीसी से रिलेटेड कोई रूल जैसे ला जब दिया, सुप्रीम कोई कोर्ट भी ऐसा बंद कानून है जिसको और सब, सुप्रीम कोर्ट ने, लोकसभा राज्यसभा सेशन नहीं चल रहा है संसद का, हाँ, सेशन तो नहीं जनरली चल उसी रहा, समय ऑर्डिनेंस, तो हाँ फिर ऑर्डिनेंस उसी समय लाया जाता है जब प्रेसिडेंट ले सरकार आता। किसी कानून को चाहती है कि हम ले आके लागू कर दे, और बाद में हम अप्रूवल ले लेंगे दोनों सदनों का, तो उस हम्म, कंडीशन में प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस साइन कराया जाता है सरकार से। और ऑर्डिनेंस साइन करना राष्ट्रपति की बाध्यता है, क्योंकि राष्ट्रपति कैबिनेट के सलाह के बिना कुछ भी नहीं करता है, और कैबिनेट की सलाह को वो मना भी नहीं कर सकता है, दूसरी बार उसको साइन करना ही पड़ेगा। करेक्ट है, ठीक है ना। आगे चले बेटा हम अब देखो ऑर्डिनेंस के बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिक नॉलेज है जो हाफ एन आवर की क्लास में करा रहा हूँ मैं। डॉक्यूमेंट क्या एक ऐसा मैटर है जिसे एक्सप्रेस डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है ना, लेटर, फिगर, मार्क से। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, राइटिंग इन डॉक्यूमेंट है, जो वर्ड्स प्रिंटेड है फोटोग्राफ में, डॉक्यूमेंट में। कोई मैप है, प्लान है, वो भी आपका डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट, जो डॉक्यूमेंट लीगली इन्फोर्सेबल है, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, मोर्टगेज डीड, सेल डीड, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए और एओए आप कहाँ पढ़ेंगे, कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। एमओए बेसिकली ऑब्जेक्ट को दिखाता है कंपनी के, और एओए क्या दिखाता है, कंपनी के आर्टिकल्स को, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है ना। तो बेसिकली लॉ मेकर कन्फेक्स करता है कि वो डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन में ला सकता है और यूज कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को, किसमें, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। अब बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन बता रखा है। रूल्स कौन ला सकता है, मिनिस्ट्री ला सकती है। रेगुलेशन कौन ला सकता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। किसके ऊपर बाइंडिंग होगा, अदर गवर्नमेंट के ऊपर। ये भी आपका अदर गवर्नमेंट के ऊपर। एग्जाम्पल है जैसे कि रूल एमसी इन कंपनीज एक्ट 2013, एमओएफ इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है ना। एमसी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमओएफ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसमें बेटा, फेमा एक्ट 1999 में। रेगुलेशन में क्या आ गया, आरबीआई इन फेमा 1999। यहां तक क्लियर है? आगे चलूं मैं? यस सर। अब देखो इसके बाद आता है बेटा नोटिफिकेशन और ट्रेड नोटिस, ठीक है ना।
नोटिफिकेशंस में क्या क्या आता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को नोटिफाइड करना चाहिए। नोटिफिकेशन से हर नोटिफिकेशन बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, एक निश्चित टाइम ब्रिंग होना चाहिए, पावर को डेलीगेट करना चाहिए। ट्रेड नोटिस के डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट एक्ट्स के लिए। ट्रेड नोटिस एक सोर्स ऑफ लॉ है, बाइंडिंग होगा डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स पे, ठीक है ना। इशूड किया जाएगा प्रोसीजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल के। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चले हम। अब देखो ये जो Yes. आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ने की कितने तरह की इंटरप्रिटेशन है। एक लीगल इंटरप्रिटेशन, एक डॉक्ट्रिन है। लीगल में अथॉन्टिक एज वेल होता है, ग्रामेटिक और लॉजिकल, यानी कि इंटरप्रिटेशन जो आप अपनी इमेजिनेशन से जो लॉ मेकिंग कर रहे हैं, लॉ को बना रहे हैं, वो कैसे होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, एज वेल यानी कि पुराना छापा हो। डॉक्ट्रिन इंटरप्रिटेशन यानी कि आपकी कोई ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, या फिर कोई लॉजिकल लॉजिक है भी कि नहीं, ठीक है ना। अब बेसिकली देखो आप अथॉन्टिक और एज वेल के इसमें डेफिनेशन बता रखी। लीगल इंटरप्रिटेशन जो अथॉन्टिक है वो बिट्स आपका सेक्शन से कम होता है, इसको वर्ड्स वर्ड्स में होता है। बेसिकली ये आपका कहाँ से होता है, अर्ली डिसाइडेड केस लॉ से होता है, या फिर कस्टम इन सोसाइटी से होता है, ठीक है। अब बेसिकली ऑर्डर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग रहेगा लोअर कोर्ट के ऊपर, ठीक है ना। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट हैव अ पावर ऑफ बाइंडिंग ऑल द लॉज ऑन हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। यहाँ तक यानी कि मतलब है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आगे आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी एक बार जजमेंट आ गई तो आपके लिए फुल एंड फाइनल। इसके बाद ये बायबैक बता रखा है। बायबैक होता क्या, मैंने आपको बेटा एओए बताया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही कहाँ यूज किया जाता है, कंपनीज एक्ट 2013 में यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो आप बायबैक कहाँ कहाँ आ रहा है, ये बाय लॉज है कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए एंटिटीज के, जिसमें एओए आएगा। सेक्शन 9 ऑथराइज करता है स्टॉक एक्सचेंज को बाय लॉज बनाने के लिए। सेक्शन 10 क्या ऑथराइज करता है सभी को कि बाय लॉ स्टॉक एक्सचेंज को क्रिएट करेंगे, ठीक है बेटा। यहां तक चलूं आगे मैं, बताओ बेटा सीमा देविंदर, आगे चले हम। सर ये Yes, बाई sir. लॉ क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेमाल होता है सर? जैसे बाय कोई लॉ शेयर को बेटा बाई करना है, स्टॉक उससे एक्सचेंज रिलेटेड नहीं, जो लॉ रूल्स है। एंड रेगुलेशंस है। बाय लॉ क्या है, अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे बोला जाता है, जो कंपनी में यूज किया जाता है। कंपनी लॉ पढ़ोगे ना आप ओके। एलएलबी थर्ड ईयर में, तो डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। चलो बेटा आगे मैं। हाँ सर चलिए। अब देखो डॉक्ट्रिन इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जैसे ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। ग्रामेटिकल क्या, आपका इंग्लिश ग्रामर से एग्जांपल एंड और कॉमा होना चाहिए। लॉजिकल में कोट एक बियॉन्ड वर्ड्स होना चाहिए, जिसमें ट्रू इंटेंशन होनी चाहिए, सेटू, ठीक है। अब जो ये है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपके, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज इसी स्क्रीनशॉट पे बेस्ड है, ठीक है। मुझे जो 2 क्लासें लगेंगी अपकमिंग, वो इसी पे लगेंगी बस। किस पे, एक तो रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, और एक आपका प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल। क्लियर है बेटा। ये तो देखो हमने जो स्टडीज की है, मैंने जो स्टडीज की इसको छोटे में पढ़ा था, पर आप एलएलबी में से डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार रीड कर लो आप, मैं रीड कराता हूँ। सर ये भी भेजेंगे ना? हाँ जी, ये भी भेज दूंगा मैंने भेजा है बेटा ये। हाँ ये तो भेजा था, मैम ने ठीक है। भेजा नहीं होगा वो अलग बात है, पर मैं अभी जाते समय भिजवा दूंगा। मुझे सब याद आता है सीमा, मेरे इसको को नहीं बेटा। भेजा है सर उन्होंने, नहीं इसको नहीं भेजा है। तो मैं, हाँ भेजो, कल ही भेज बनाया था ना मैंने, कल ही मेरे को टाइम मिला यार इसी के लिए। कल पूरे दिन की छुट्टी थी ना, तो कल बैठ के मैंने एलएलबी फर्स्ट सेकंड सबका बनाया है। अंकल बोतल भर देंगे आपको। तो देखो बेसिकली रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में 2 रूल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है ना। रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन में 5 चीजें आती हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
डिटेल में शायद इसमें होगा, हाँ इसमें भी है, ठीक है ना। तो इसको इजी लैंग्वेज से समझा रखा है देवंदर, उसमें थोड़ा हार्ड है पर इसी इसमें इजी। तो देखो रूल ऑफ रिटर इंटरप्रिटेशन में रीजनल इंटरप्रिटेशन आता है, हार्मोनियस, बेनिफिशियल, एक्सेप्शनल, एसडीएम जेनेरिसिस आता है। सेकेंडरी रूल में क्या क्या आते हैं देखो आप, नॉस्ट्रियर, एक्सप्रोजिया, कॉन्टेम्परेनिया, ऑप्टिमा लेगियम। इसको रीड करना डिफिकल्ट है तो इसकी मीनिंग पढ़ लो बस, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करूं मैं, बताओ आप। यस सर। बताओ बेटा, 10 मिनट बस पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना, 5-10 मिनट में कवर अप करा दूंगा। अब देखो लिटरल ये जो ये चीजें दिखा रहा हूं ना सीमा, ये देख लो आप स्क्रीन में, इसको आप बेटा खुद से एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है ना। कि मैं कराऊं इससे, बताओ, मेरे को तो कराना ही है। वो मैं देख लेता हूँ ना कितना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। अच्छा फिर इसमें ऐड है, हाँ ऐड है, इंटरनल ऐड, एक्सटर्नल ऐड। आपके सिलेबस में है कितना इंटरप्रिटेशन, मैं देखूं एक बार। 1 मिनट बेटा बस, ठीक है, क्लास साइन नहीं किया, मैं सिलेबस देख लूं ना कितने में है। हम्म, देखना एक बार बेटा, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन, ये सीमा स्क्रीन देवेंद्र आपको दिख रही है क्या। यस सर, दिख रही है। दिख तो रहा है सर। बेसिकली देखो यूनिट 1 में वही सारी चीजें कंस्ट्रक्शन की रीड कर लो। यूनिट 2 में बेटा पता नहीं अलग अलग कुछ चीजें दे रखी इन्होंने, क्या तो दे रखा है यार। यूनिट 1 तो पूरा सेम है, यूनिट 3 भी सेम है, इंटरनल एक्सटर्नल ऐड हम करेंगे। बस जो चेंज क्या है वो मुझे यूनिट 4 और यूनिट 5 में दिख रहा है। तो यूनिट 5 में मैं कवर अप कर लूंगा, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल क्लॉसेज एक्ट 1896 97, इसका रखा है पीडीएफ मेरे पास, ठीक है ना। तो यही दो चीजें अलग है, बाकी सब से कुछ भी अलग नहीं, ठीक है ना। तो इसको कंटिन्यू रखिए ना बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। अगर कोई और टॉपिक कराना है तो करा सकते हो आप, नहीं सर, यही करा दीजिए थोड़ा अच्छे से। ठीक है ना, यही करा दूंगा मैं। इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूज मान के चलो सीमा, आपकी 2 क्लासें लगेंगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। उसके बाद देखो आप 2 क्लासों में मैं ज्यूरी प्रिडिक्शन लीगल थ्योरी कराने की पूरी कोशिश करूँ कि हो जाए, इजी है, कठिन नहीं है। 2 क्लास है आपकी उसकी नेक्स्ट मंथ में, क्या कहते हैं इसकी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की। 2 क्लास से ज्यूरिडिक्शन एंड लीगल थ्योरी, और 2 क्लास से मैं एक्स्ट्रा खुद से दूंगा, ठीक है ना, जो मैंने लीव ली थी तो कंपनसेट मैं करूंगा जून के मंथ में। तो 2 क्लास मतलब 4 क्लास, जो आपकी 6 क्लास हो उसमें पूरा सब कुछ करा दूंगा। फिर बेटा आपका लास्ट जुलाई के मंथ में टैक्सेशन लॉ रह जाएगा, ठीक है ना। अब टैक्सेशन लॉ में मैं क्या कराऊंगा एक बार दिखा देता हूँ। ये जो प्रैक्टिकल है ना, ये ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वीनियंसिंग, इसकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। मान लो आपका कोर्स हो जाता है जुलाई के बाद, और मुझे अगस्त में 1 हफ्ता भी दिया मैम ने, 1-2 हफ्ते, 15 अगस्त तक तो देंगे मुझे जहां तक लग रहा है। तो 2 हफ्ते में 2 क्लासें तो मैं करा सकता हूँ। तो उन 2 क्लासों में ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के पीडीएफ समझा दूँ, ठीक है सीमा, कि आपको प्रैक्टिकल में सहूलियत रहे। यस सर। अब देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सीमा, एक बार ध्यान से देख लो बेटा, मैं टैक्सेशन लॉ में क्यों इतना वो बोल रहा हूँ। टैक्सेशन लॉ बेटा इजी है, कठिन नहीं है, ट्रस्ट में इजी है यार। इसमें क्या होता है, एमसीक्यू बहुत इजी आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा
एसएससी में कितने मेंबर आते हैं, एसएससी कौन होता है जो टैक्स पे करता है, इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं, कितने हेड ऑफ इनकम है, 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सेट ऑफ क्लबिंग अब क्या है, ठीक है ना, असेसमेंट क्या होता सर है। इसके ना बस फिर नोट्स अच्छे से भेज दीजिएगा फिर बहुत बढ़िया नोट्स है बेटा मेरे पास, ठीक है ना। मैं लॉ के साथ अकाउंट्स और ठीक है। टैक्सेशन पढ़ाता हूँ बेटा कॉलेज में, ठीक है ना, मेरे कॉलेज में लेक्चर लगते हैं और आईपी कॉलेज से जुड़ा हूं मैं, तो इसमें बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, टैक्सेशन लॉ में इसलिए बोल रहा हूँ, सीमा स्कोरिंग है, बात को समझो मेरी, कठिन नहीं है, कठिन लगेगा ही नहीं आपको, मैं एग्जाम पेपर दिखा दूंगा इसका जेई आपके भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। ठीक है सर, यही करा। यही करा दूंगा, क्योंकि यार देखो उसमें क्या, मैं कराने से मना नहीं कर रहा, आपको क्या इसमें थ्योरी लर्न करनी पड़ेगी। बैंक्रप्सी लॉ में आपको थ्योरी लर्न करनी, जिससे इंसॉल्वेंसी कहते हैं, बस थ्योरी है। थ्योरी कितना लर्न कर लोगे यार आप, मुझसे खुद बताओ ना, 7 सब्जेक्ट तो आपके थ्योरी हैं ही, 7 सब्जेक्ट रट रट के दिमाग खराब हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं हुआ, इसी के लिए मैं करा रहा हूँ। मुझे वो नहीं है बेटा, ठीक। इसमें क्या है, आपका पूरा सिलेबस डिफाइंड है, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने हमें कुछ अलग चीज करा दी। मैं मेन पॉइंट टू पॉइंट ही कराऊंगा, जो यूनिट 5 है ना सीमा, इसमें यूनिट 5 से कुछ भी नहीं आता, ये कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, अपील, रिवीजन, रेफरेंस, ये वही पेनल्टी का है, इससे इतना आता भी नहीं। बस इसमें एक इंटरेस्ट आ जाता है 1.5 और 1% का, और कुछ नहीं। इसमें बस आपको रेट्स लर्न करने हैं बेटा, और कुछ नहीं, बहुत इजी है टैक्सेशन लॉ, ठीक है ठीक ना। है सर, यही कर लेते हैं। हाँ जी। तो देखो आप यहाँ तक क्लियर है ना देवेंद्र, यही कराओ ना मैं टैक्सेशन लॉ। क्यों ये सर इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट नहीं कराएंगे अभी? नहीं वो तो कराऊंगा बेटा, मैं जुलाई के मंथ की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक ठीक है है ना। सर। ठीक है ना, मैं एक बार सर दिखा देता हूँ देवेंद्र, मैंने क्या क्या चीजें करा दी, मैंने 5 चीजें करा दी हैं, ठीक है ना, टोटल आपकी 8 बुकें थी, तो 8 बुकों में से मैंने क्या क्या करा दिया मैं दिखा देता हूँ। एक तो पेपर 6 मैंने करा दिया, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको कराया बेटा, याद हो तो, प्रॉपर्टी लॉ, ये कराया है ना सीमा, देखते जाओ आप। फिर मैंने आपको कराया एविडेंस लॉ, एविडेंस लॉ का पीडीएफ थोड़ा कठिन था, थोड़ा समझ भी नहीं आया था आप सबको। एविडेंस के बाद मैंने कराया सिविल प्रोसीजर, ठीक है ना। करा रखा है सीमा की नहीं करा रखी है मैंने ये सारी चीजें। हाँ जी, हाँ जी, ये सब कराया। सिविल प्रोसीजर के बाद मैंने देवेंद्र आपको कराया क्रिमिनल प्रोसीजर, जो खत्म आज हुआ, क्लियर है यहाँ तक, इसमें जुवेनाइल जस्टिस और प्रोबेशन दोनों करा दिए। फिर मैं कराऊंगा बेटा आप कौन सा, आपका इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूज दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कहाँ गया, हाँ ये रहा। इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूज करेंगे 2 क्लासों में, फिनिश करा दूंगा ऑलमोस्ट पूरा। फिर आपका ज्यूरिसडिक्शन एंड लीगल थ्योरी करेंगे, किसमें, लास्ट 2 क्लासेस में, ठीक है ना, ये भी आसान है, कठिन नहीं है इसमें। सोर्सेस, स्कूल एंड लॉ, ये थोड़ा इजी टॉपिक है, कठिन है। इसके बाद लास्ट जो जुलाई का मंथ होगा, अब जून के महीने में मैं 2 बुकें कराऊंगा, मैं फिर से बता देता हूँ, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज और लीगल थ्योरी, ज्यूरिसडिक्शन लीगल थ्योरी। लास्ट जुलाई के मंथ में मैं क्या कराऊंगा बेटा, टैक्सेशन लॉ, ठीक है ना। तो जून के मंथ में मैं आपकी 2 एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, जिससे कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए, और पूरी कोशिश से कराने की, ठीक है सीमा। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैंने आपको कोर्स बता दिया, जो रिमेनिंग 2 मंथ्स रह गए मैं क्या क्या कराऊंगा, अब एक बार देख लो आप, अभी जाना मत। मैंने स्क्रीन खोला, ये आपको प्रोवाइड हुए थे बेटा पिछली क्लास में, सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाँ जी, हाँ जी, मिले थे। हाँ जी। मिले थे ना ये सारी चीजें। अब देखो सीआरपीसी मैंने प्रोवाइड कर दिया, और ये मिला था आपको एलएलबी वाला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हाँ जी, ये भी मिल गया। ठीक है ना। देविंदर आपको मिले थे ये सारे, हाँ सर मिले थे। मिले थे ना। तो देखो मैं आज की क्लास में वैसे भी टायर्ड है बच्चा, अब आगे नहीं करा रहा मैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे मैं फिर से बताता हूँ,
नेक्स्ट क्लास में देखो आपके पास क्या क्या चीजें पहुंचेंगी आज। एक तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिसमें मैंने ऐसे किया ना, एक तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के 2 नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 वाला प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, तो बेटा मैंने सीमा कोई टॉपिक आपका लेफ्ट नहीं कराया, सारे ही टॉपिक कवर अप कराए। मुझे पता है यार एलएलबी सेकंड ईयर कठिन है, मैं कोई मजाक में थोड़ी ना चीजें चलता था। ठीक है, तो आज की क्लास को अगर मैं इतना एंड रखूं चलेगा बेटा, कि अभी पढ़ाना है और भी चीजें? सर ठीक है। बोलो देवेंद्र। बस सर यही खत्म करिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपेयर होके आएंगे, और शायद बेटा आपकी जो नेक्स्ट क्लास हो ना, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर मैं 2 बजे से पढ़ाऊं तो चलेगा क्या बेटा? 2 से 4 बजे दोपहर के। बोलो। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बेटा मेरा एग्जाम है ना उस दिन, इसी के लिए। संडे एग्जाम है मेरा खुद का, तो 12 बजे तक तो चलेगा ही, सुबह से 10 से 12 2 घंटे का एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम है, इसी के लिए। बताओ देवेंद्र आप, अगर मैं 2 से 4 टाइमिंग रखूँ तो हो पाएगा पॉसिबल कि नहीं हो पाएगा? सर कोशिश करेंगे सर अटेंड करने के लिए। अब देख लो, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं सैटरडे रखूंगा भाई, यही हो सकता है और क्या। ठीक है ना, सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे 9 से 11 रखवा दूंगा टाइमिंग, सर सुबह नौ संडे से ग्यारह ठीक है। है ना, संडे ही ठीक है। तो संडे में 2 से 4 फिर रखवा दूंगा, ठीक है सीमा, कोई दिक्कत तो नहीं है? देवेंद्र जी से पूछ लीजिए, मैं तो कैसे भी बैठ जाऊंगी। बताओ नहीं देवेंद्र सर, आप। मैं और सीमा जी नहीं है ना, और भी इसमें एंटिटी हैं जो शामिल हैं लोग, तो एक बार रिंकू मैसेज आप। मैडम छोड़ देंगी तो और भी लोगों को पता चल जाएगा। हम्म, बस नेक्स्ट संडे की दिक्कत बेटा देवेंद्र, इसी के लिए यार। अब मैं क्लास इसलिए नहीं कोई छोड़ना इशू चाहता नहीं। ना, क्योंकि आपका कोर्स है यार। अब मेरी एक क्लास सर एक छोड़ने से एक कोई क्लास। क्लास की ही प्रॉब्लम है ना सर, एक ही क्लास हाँ, की। एक ही की है सर कोई बेटा वी इशू बस। कैन नहीं। अकोमोडेट, सर वी कैन अकोमोडेट, नो इश्यूज। हाँ कर सर, लोगे मनीष मनीष देखिए सर आप? बहुत। हाँ सर, बोला है मनीष जी ने अभी। हाँ, पूरी क्लास में कुछ बोला नहीं मनीष ने, चुपचाप बैठा नहीं, था। पूरी क्लास बहुत सुन रहे थे ध्यान से सर वो। हम्म। ठीक है ना बेटा, फिर आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ देवेंद्र, मैसेज आ जाएगा आपका, ठीक है ना? अगर छुट्टी रही संडे तो छुट्टी रहेगी, ये तो 2 से 4 तो मैं ख्याल रखूंगा ही क्लास, आपकी तो सर एक बात रखूंगा और है, एलएलबी फर्स्ट एग्जाम ईयर। है मेरे हिसाब से, अगर आपको फोकस करना है तो आप कर लो उधर, वी आर नॉट सेइंग लाइक दैट नहीं कि नहीं, वो आपको यहाँ पे। मॉर्निंग में बेटा मेरा एग्जाम, मेरा आफ्टरनून में नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हिंड्रेंस भी ना हो, अगर वापस कर सकते हो तो इट्स फाइन। ठीक है, और क्या। ठीक है ना, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, आपके पास मैसेज आ जाएगा बेटा, ठीक है ना? ठीक है सर। आप बस मैम को यस और नो बोल देना कि हम रेडी हैं, क्लास के लिए श्योर नहीं है श्योर। तो उस ठीक है। हिसाब से अरेंज कर देंगे हम। ठीक है, फिर आज की क्लास इतनी रखे हम। हाँ जी सर। सर। ठीक है, जा सकते हो बेटा आप, सब नोट्स थैंक यू आपके सर, पास सर थैंक प्रोवाइड यू। हो जाएंगे। ठीक है बेटा, बाय सर, बाय सर। बाय बाय बेटा, जा सकते हो आप सब।